नमस्कार दोस्तों, मैं रिजवान सर एक बार फिर लक्ष्य क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी जांबाज शेर शेरनियों का तहे दिल से, दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, नंदन अभिनंदन, खैर मकदम इस्तकबाल करता हूं। जैसा कि प्यारे दोस्तों, जो एक मुहिम अभियान चल रही है आपके एग्ज़ाम को देखते हुए लक्ष्य परिवार द्वारा, सारे टीचर अपने दोस्तों कसौटी पर खरे साबित हो रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में मैं भी आपके यूपीएसआई के एग्ज़ाम को टारगेट बनाकर दोस्तों मूल विधि एवं कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रश्न लगातार लेकर आ रहा हूं दोस्तों। प्रत्येक दोस्तों बृहस्पतिवार रात को 8 बजे लाइव होता हूं दोस्तों। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। अगर इन प्रश्नों को प्यारे दोस्तों अगर आप कवर करके चलते हैं तो निश्चित तौर से आप मानिए कि एक अच्छा परफॉर्म आप एग्ज़ाम हॉल में कर सकते हैं दोस्तों। तो उसी प्रश्न को देखते हुए आज आपके साथ फिर से उपस्थित हुआ हूं दोस्तों, और पहला सवाल आपके सामने लेकर आ रहा हूं। आप लोग बहुत संयम के साथ, बहुत धैर्य के साथ, बहुत ही पेशेंस के साथ क्वेश्चन को टैकल करें, और जहां पर भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप दोस्तों अपने कमेंट को टाइप करें। और क्लास अच्छी लगे तो अपने साथियों को इस क्लास को ज़रूर शेयर करें दोस्तों। पहला सवाल आपके सामने ला रहा हूं दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहले प्रश्न को आप अच्छे से देखिए, सोचिए, समझिए, उसके बाद टैकल करिए दोस्तों। बेहतरीन सा सवाल है। इस प्रश्न को आप पहले एक बार पढ़िए, खूब बढ़िया से पढ़कर उसके बाद ऑप्शन को आप देखिए, उसके बाद जज करके आप आंसर को करिए। प्रश्न कुछ इस प्रकार है दोस्तों, देख लीजिए। विधान परिषद की सदस्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए, 1/12 सदस्यों का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक मंडल से होता है जो उस राज्य में निवासरत दोस्तों किसी भी विश्वविद्यालय के स्नातकों से गठित है। और बी में दिया दोस्तों 1/12 सदस्यों का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक मंडल से होता है जिसमें उस राज्य में निवासरत दोस्तों न्यूनतम 3 वर्ष अनुभव रहित प्यारे दोस्तों माध्यमिक विद्यालयों में के शिक्षक होते हैं दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन सवाल है मेरे प्यारे, आप अच्छे से इसको टैकल करिए। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं दोस्तों। अगर राज्य विधानमंडल की बात की जाए दोस्तों, राज्य विधानमंडल की अगर हम लोग बात करते हैं, राज्य विधानमंडल का उल्लेख भारतीय संविधान के दोस्तों अनुच्छेद 168 में उल्लेखित है। कहाँ पे दोस्तों? 168 में उल्लेखित है। इसमें प्यारे दोस्तों अगर आपको देखा जाए तो 3 प्रमुख बातें आपको देखना है। एक तो दोस्तों इसमें विधानसभा होता है दोस्तों, विधानसभा होता है, एक विधान परिषद होता है, एक आपका गवर्नर होता है दोस्तों। विधानसभा का जो उल्लेख है दोस्तों आर्टिकल 170 में है, अनुच्छेद प्यारे दोस्तों 170 में है। और विधान परिषद का जो उल्लेख है दोस्तों अनुच्छेद 169 में है दोस्तों, 169 में। और दोस्तों अगर आपका गवर्नर की बात किया जाए तो आर्टिकल 153 में है दोस्तों, अनुच्छेद 153 में है दोस्तों, ध्यान में रखना। ये देखिए प्यारे दोस्तों जो आपके सामने पूरा का पूरा डेटा रखा गया है प्यारे। अनुच्छेद और विधान परिषद से प्रश्न बना है दोस्तों। विधान परिषद का जो निर्वाचन का उल्लेख है दोस्तों, विधान परिषद के निर्वाचन का जो उल्लेख है, विधान परिषद के निर्वाचन का उल्लेख, विधान परिषद के निर्वाचन का जो उल्लेख है मेरे प्यारे, निर्वाचन का जो उल्लेख है ये अनुच्छेद 171 में है। किस में है मेरे दोस्तों? अनुच्छेद 171 171 में दोस्तों विधान परिषद के निर्वाचन का उल्लेख है। कुछ स्लैब इस प्रकार है दोस्तों, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। 1/3, 1/3, 1/6, 1/12 और 1/12 ये है विधानसभा के सदस्यों के निर्वाचन का स्लैब जो आपके सामने है। 1/3 दोस्तों संबंधित राज्य की विधानसभा सदस्य द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों? संबंधित राज्य के विधानसभा सदस्य द्वारा इनका निर्वाचन होता है। फिर 1/3 दोस्तों जिला बोर्ड प्यारे दोस्तों, जिला बोर्ड, नगर पालिका और जिला परिषद के सदस्यों द्वारा किया जाता है। कॉमा लगा सकते हो दोस्तों, कॉमा, जिला परिषद और दोस्तों नगर पालिका के सदस्यों द्वारा किया जाता है, नगर पालिका के सदस्यों द्वारा किया जाता है दोस्तों। 1/6 सदस्य ये दोस्तों सब के सब निर्वाचित हैं, लेकिन ये 1/6 सदस्य दोस्तों इसको राज्यपाल, संबंधित राज्य का जो राज्यपाल है दोस्तों ये मनोनीत करता है, मनोनय करता है या नॉमिनेट करता है दोस्तों। और 1/12 अब यहीं से प्रश्न बना है दोस्तों, 1/12 सदस्यों का जो चुनाव होता है दोस्तों स्नातक होल्डर करते हैं दोस्तों। जो यहाँ पर लिखा गया है
विश्वविद्यालय स्नातक होल्डर करते हैं दोस्तों, लेकिन जिनकी डिग्री 3 वर्ष क्या हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है। जिनकी डिग्री मेरे दोस्तों 3 वर्ष क्या है, पुरानी है, स्नातक धारक होते हैं दोस्तों, स्नातक धारक होते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद दोस्तों 1/12 जो सदस्य हैं ये माध्यमिक स्तर के सरकारी अध्यापक होते हैं। माध्यमिक स्तर के दोस्तों सरकारी अध्यापक होते हैं जो प्यारे दोस्तों या जिनकी नौकरी 3 वर्ष क्या है दोस्तों, पुरानी होती है। यही है विधान परिषद के दोस्तों स्लैब जो आपके सामने है। विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन का स्लैब आपके सामने रख दिया गया है दोस्तों। अब आप इसी से एक प्यारे दोस्तों मैच करा सकते हैं। 1/12 सदस्यों का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक मंडल से होता है जो उस राज्य में निवासरत दोस्तों किसी विश्वविद्यालय के स्नातकों द्वारा गठित होता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। फिर 1/12 सदस्यों का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक मंडल से होता है जिसमें उस राज्य में दोस्तों निवासरत न्यूनतम 3 वर्ष अनुभव रहित दोस्तों माध्यमिक स्तर के सरकारी शिक्षक होते हैं। ये भी बात सही है। इसका कहने का मतलब ए भी सही है और बी भी सही है। तो जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों ए और बी दोनों, ये आंसर सही होने वाला है। और कहाँ पे है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दोस्तों। तो पहले क्वेश्चन का जो जवाब है दोस्तों आंसर नंबर 4 है। ए भी सही है दोस्तों और बी भी सही है। और यहाँ से आप दोस्तों विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन का स्लैब बहुत अच्छे से देख सकते हैं मेरे प्यारे। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल है। एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न है दोस्तों। इसको आप अच्छे से टैकल करिए। ये मान कर चलिए कि आपके एग्जाम में बहुत ही कारगर साबित होगा दोस्तों। इस प्रश्न को देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है दोस्तों, इसको आपको बताना है मेरे दोस्तों। अगर आपको याद हो मेरे प्यारे, 7वीं जो अनुसूची है दोस्तों, जो 7वीं अनुसूची है प्यारे, ये जो 7वीं अनुसूची है दोस्तों, 7वीं जो अनुसूची होती है, जो 7 शेड्यूल है मेरे प्यारे, ध्यान रखना, इसमें केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है। एक दिया गया है दोस्तों संघ सूची, एक दिया गया है संघ सूची मेरे प्यारे, एक दिया गया है राज्य सूची मेरे दोस्तों, और एक दिया गया है दोस्तों समवर्ती सूची। क्या दिया गया प्यारे, समवर्ती सूची। 3 लिस्ट है दोस्तों। वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हैं। कितने दोस्तों, इसमें दोस्तों 52 विषय हैं। इसमें मेरे प्यारे 61 सब्जेक्ट हैं दोस्तों। संघ सूची ऐसा विषय वस्तु जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है और लागू करती है। और दोस्तों राज्य सूची ऐसा विषय वस्तु जिस पर राज्य सरकार कानून बनाती है और लागू करती है। समवर्ती सूची ऐसा विषय वस्तु जिस पर दोनों सरकार मिलकर प्यारे दोस्तों कानून बनाते हैं और लागू करते हैं, उसको कहा जाता है दोस्तों समवर्ती सूची। क्या कहते हैं मेरे प्यारे, समवर्ती सूची के नाम से जाना जाता है दोस्तों। समवर्ती सूची उसको कहते हैं, समवर्ती सूची कहा जाता है प्यारे। अब ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए वन जो है दोस्तों, फॉरेस्ट जो है, वन जो है मेरे प्यारे बच्चा समवर्ती सूची का सब्जेक्ट है। किसका, समवर्ती सूची का विषय है। कौन करंट लिस्ट का विषय है दोस्तों। पशुओं के प्रतिकूलता की रोकथाम, ये दोस्तों राज्य सूची का सब्जेक्ट है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है दोस्तों। इस पर कानून राज्य सरकार बनाती है। दिवालियापन और दोस्तों शोध अक्षमता, ये भी प्यारे दोस्तों समवर्ती सूची का पार्ट है। किसका पार्ट है दोस्तों, समवर्ती सूची का पार्ट ये भी है मेरे प्यारे। और शेयर बाजार और वायदा बाजार, ये प्यारे दोस्तों संघ सूची का पार्ट है। किसका पार्ट है मेरे दोस्तों, ये संघ सूची का पार्ट है दोस्तों। ये संघ सूची का विषय है। और सवाल क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है। तो आप जान गए होंगे इस प्रश्न का आंसर क्या सही होने वाला है दोस्तों। एक ही तो है संघ सूची, शेयर बाजार और वायदा बाजार। इसका भी आंसर दोस्तों 4 सही होगा। तो दूसरे क्वेश्चन का भी सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों। इस प्रश्न को आप बहुत अच्छे से टैकल कर सकते हैं दोस्तों। 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट दी गई दोस्तों, जो केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है 3 लिस्ट के माध्यम से, जिसको हमने पहले ही बता दिया दोस्तों, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो 1 जो है समवर्ती सूची का पार्ट है। पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम राज्य सूची का पार्ट है। दिवालियापन और शोध अक्षमता समवर्ती सूची का पार्ट है। और शेयर बाजार और वायदा बाजार दोस्तों संघ सूची का पार्ट है। तो इस क्वेश्चन के बिहाफ पर चौथा जो आंसर है सही है दोस्तों। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों। तीसरा प्रश्न आप देखिए, खूब बढ़िया से इसको पढ़िए, फिर समझिए, फिर टैकल करिए दोस्तों।
बेहतरीन सा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य के बीच आर्थिक भार को डॉट डॉट के अनुपात में बांटने पर सहमति बनी है दोस्तों, इसको आप ध्यान में रखिएगा। मेरे दोस्तों, राइट टू एजुकेशन एक्ट, दोस्तों राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है दोस्तों, ये 2009 में आया था। इसको ध्यान में रखना, मनमोहन सरकार का ये पहल था दोस्तों। मनमोहन सिंह सरकार में दोस्तों ये राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था, जिसको हम लोग कहते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम। क्या कहते हैं मेरे प्यारे? शिक्षा का अधिकार अधिनियम के नाम से इसको जानते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। 2009 में आया, इसलिए 2009। लेकिन लागू कब हुआ दोस्तों? तो ध्यान रहे, लागू ये होता है 1 अप्रैल मेरे प्यारे, 1 अप्रैल 2010 से ये लागू होता है। इसमें दोस्तों केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य दोस्तों जो रेशियो का विभाजन किया गया है राज्य सरकार के मध्य, वो इस प्रकार है प्यारे दोस्तों, इस प्रकार है। यही प्रश्न आपको इससे पूछा गया है। 60 और 40 दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट 60% भार का वहन करेगी और राज्य सरकार 40% भार का वहन करेगी। लेकिन एक अच्छी बात आपको बता देते हैं, इसको नोट में आप लिख लेना, पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर दोस्तों ध्यान रखना, पूर्वोत्तर राज्य तथा ऐसे जो विशेष राज्य हैं दोस्तों, जिन्हें विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, विशेष राज्य, पूर्वोत्तर राज्य और विशेष राज्य में दोस्तों ध्यान रखना, ये जो रेशियो है प्यारे दोस्तों, तो ध्यान रखना 90-10 का है। ये भी आप अच्छे से ध्यान में रखना, 90:10 है दोस्तों। लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों और विशेष राज्यों में प्रावधान है, सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ 90% भार का वहन करेगी और राज्य सरकार 10% भार का वहन करेगी। लेकिन दोस्तों इस बात को नोट में ध्यान रखना, अगर इस सवाल बने पूर्वोत्तर राज्यों तथा विशेष राज्यों में दोस्तों अगर शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य के मध्य आर्थिक भार को पूछा जाए तो ये स्लैब आप सही कर देना। लेकिन दोस्तों इसमें तो पूर्वोत्तर पूछा नहीं गया था, इस क्वेश्चन के बिहाफ पर पहला आंसर सही होने वाला है दोस्तों। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया? 2009 में आया। किसने लाया था दोस्तों? तो मनमोहन सरकार द्वारा ये पहल लाई गई थी। और दोस्तों ध्यान ये रहे कि 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। और आप ये जानकारी हासिल करना चाहते होंगे, ये जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत क्या लाभ है दोस्तों, तो इसको भी बता देना चाहता हूँ। आप किसी भी दोस्तों निजी स्कूल की बात मैं कर रहा हूं, किसी भी निजी स्कूल में प्री प्राइमरी से लेकर, कहां से दोस्तों? प्री प्राइमरी से लेकर दोस्तों कक्षा 8 तक, यानी कि दोस्तों 8 तक बच्चे को दोस्तों निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इस पहल के तहत दोस्तों किसी भी निजी स्कूल में दोस्तों आप प्री प्राइमरी से लेकर 8 तक के बच्चों को, कक्षा 8 तक के बच्चों को मेरे प्यारे निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान इसके तहत किया गया है। ये भी आप जानकारी अपने दिमाग में रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। चौथा जो प्रश्न है देख लीजिए प्यारे, इसको अच्छे से पढ़िए, उसके बाद टैकल करिए। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है दोस्तों, ये बताना है। सही है या सही नहीं है उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। उसके बाद एक एक ऑप्शन को पढ़िए, फिर आप टैकल करिए दोस्तों। संपूर्ण भारत में पहले से ही राष्ट्रीय आपातकाल है अथवा किसी राज्य के संपूर्ण या आंशिक प्रदेश में आपातकाल की घोषणा हुई है। बी दे रहा है दोस्तों, यदि चुनाव आयोग इसकी पुष्टि करता है कि उस राज्य में चुनाव नहीं कराए जा सकते। और सी दिया है, राज्य विधायिका एक मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं कर पा रही दोस्तों। ये 3 ऑप्शन है दोस्तों, कहने का मतलब ये कारण है और कूट में आपको आंसर करना है दोस्तों, कौन सा इसमें सही है यही बताना है। मेरे प्यारे राष्ट्रपति शासन की अगर हम लोग बात करें तो अनुच्छेद प्यारे दोस्तों अच्छे से आपको पता होगा 356 में प्यारे, कहाँ? आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। किसका? राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। तो मेरे दोस्तों अगर राष्ट्रपति शासन लग गया तो ध्यान रखना संसद से मेरे प्यारे 2 माह के अंदर सहमति लेना अनिवार्य है। कितने माह के अंदर मेरे दोस्तों? तो 2 माह के अंदर संसद से सहमति लेना मेरे प्यारे अनिवार्य है। अगर संसद सहमति दे देती है, इसको आप 6 माह के लिए लिंग ऑन रख सकते हैं और आगे कंटिन्यू करना है तो प्रत्येक 6-6 माह में आप संसद से सहमति लेते रहेंगे। अधिकतम समयावधि का मेरे दोस्तों विशेष ध्यान रखना
1 वर्ष है। अधिकतम समयावधि कितना? 1 वर्ष है दोस्तों। राष्ट्रपति शासन का अधिकतम समयावधि अगर ध्यान रहे, अधिकतम समयावधि अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों समयावधि, तो आप बताना अधिकतम समयावधि दोस्तों 1 वर्ष। कितना? 1 वर्ष। लेकिन ध्यान रहे दो परिस्थितियों में प्यारे दोस्तों इसकी समयावधि बढ़ाई जा सकती है। वो दो परिस्थितियां कौन कौन सी है दोस्तों? ध्यान रखना। पहली जो परिस्थिति है ये है दोस्तों कि देश में पहले से राष्ट्रीय आपात लगा हो। देश में पहले से राष्ट्रीय आपात क्या हो दोस्तों? राष्ट्रीय आपात लगा हो मेरे प्यारे। एक तो स्थिति ये होती है। दूसरी जो स्थिति होती है ये होती है चुनाव आयोग के मेरे प्यारे, चुनाव आयोग के लिखित प्यारे दोस्तों लिखित अनुशंसा पर भी प्यारे दोस्तों अगर चुनाव आयोग लिखित अनुशंसा करता है कि संबंधित राज्य में चुनाव कराना संभव नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम समयावधि मेरे प्यारे 3 वर्ष हो सकती है। कितना? 3 वर्ष। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा संभल कर चलना। सीधा सवाल बने कि राष्ट्रपति शासन का अधिकतम समयावधि कितना होता है, तब तो 1 वर्ष। लेकिन विशेष परिस्थितियों में कितना होता है मेरे प्यारे? तो 3 वर्ष होता है। और दो विशेष परिस्थितियाँ कौन सी हैं आपके सामने रखा गया दोस्तों, इसको आप अच्छे से ध्यान रखना। अब आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। संपूर्ण भारत में पहले से राष्ट्रीय आपात लगा हो। दोस्तों बिल्कुल सही बात कर रहा है। यदि चुनाव आयोग इसकी पुष्टि करता है कि संबंधित राज्य में चुनाव कराना संभव नहीं है, ये भी सही बात है। लेकिन राज्य विधायिका एक मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं कर पा रही, ये बात गलत है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन के बिहाफ पर मेरे दोस्तों ध्यान रखना, पहला और दूसरा यानी कि ए और बी सही है। तो ए और बी किस आंसर में दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे चौथा, यानी कि चौथे क्वेश्चन का जो सही जवाब होने वाला है वो भैया क्वेश्चन आंसर नंबर 4 होने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट ये देखिए बहुत अच्छा सा प्रश्न है जो आपके सामने है दोस्तों, बहुत बेहतरीन प्रश्न है प्यारे। जनहित याचिका से जुड़ी निम्नलिखित घटना को उसके कालक्रम के अनुसार लिखें। सबसे पहले घटित घटना से शुरू करके सबसे अंत में घटित घटना तक आपको कूट से लगा देना है दोस्तों, क्रम से लगा देना है मेरे दोस्तों। आप अच्छी तरह से जान रहे कि आपातकाल 1975 में दोस्तों 1975 में सबसे पहले PIL दायर हुई थी दोस्तों। PIL और PIL का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है दोस्तों। क्या होता है? लिटिगेशन होता है दोस्तों, लिटिगेशन। ध्यान रखना, इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं जनहित याचिका। हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? जनहित याचिका कहते हैं। जनहित याचिका के नाम से इसको जानते हैं। और आपको ये भी बताया था कि भारत में दोस्तों जनहित याचिका के जो जनक हैं, जनहित याचिका के जनक दोस्तों, याचिका के जनक N भगवती को माना जाता है दोस्तों। किसको मेरे प्यारे? तो आप बताना। N भगवती को माना जाता है। किसको माना जाता है? N भगवती को माना जाता है। और विश्व की बात किया जाए, विश्व में जनहित याचिका का जनक कौन सा देश है दोस्तों? तो USA है प्यारे, ये भी ध्यान में रखना है। और MC हुसैन आरा मेरे दोस्तों 1979 का वाद है। हुसैन आरा बनाम बिहार राज्य, इसमें दोस्तों त्वरित निस्तारण की बात की गई थी। ऐसे व्यक्ति जो जेल में बंद है दोस्तों, कैद है, कारावास में है, उनके संदर्भ में त्वरित निस्तारण किया जाए। अगर उन पर दोष सिद्ध होता है तभी उनको जेल में रखा जाए, वरना प्यारे बच्चा तात्कालिक प्रभाव से इनको क्या किया जाए? रिहा किया जाए। ये दोस्तों त्वरित निस्तारण की बात की गई थी दोस्तों, त्वरित निस्तारण की बात इसमें की गई थी दोस्तों, निस्तारण की बात की गई थी। और ये वाद आया था 1979 में दोस्तों। और MC मेहता अगर आपको याद हो तो 1986 में आया था दोस्तों। MC मेहता पर्यावरण से संबंधित दोस्तों वाद है ये, पर्यावरण से संबंधित प्यारे बच्चा PIL है ये, पर्यावरण से संबंधित PIL है। अब आप इसका मिलान कर सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले 1975 में आपातकाल A, उसके बाद हुसैन आरा C, उसके बाद दोस्तों MC मेहता B। तो ACB ये आंसर सही होने वाला है। ACB कहाँ पे है दोस्तों? तो ध्यान रखना ACB चौथा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5। ठीक है दोस्तों, तो इसको दोस्तों आपको एकदम क्रम से लगाना था। बहुत ही अच्छा प्रश्न था।
कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, वाद का अगर ईयर नहीं पता होगा, इस क्वेश्चन को टैकल करना थोड़ा सा मुश्किल होगा दोस्तों। तो इसको खूब अच्छे से आप देखें, संयम से देखें, उसके बाद इसको टैकल करें दोस्तों। नेक्स्ट, छठवां प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। छठवां जो प्रश्न है इसको आप देखिए, संविधान सभा से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार लिखें। सबसे पहले घटी घटना से शुरू करके सबसे अंत में घटी घटना तक आपको लगा देना है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया सवाल है। उद्देश्य का संकल्प सर्वसम्मति से अंगीकृत हुआ, इसको बताना है। राष्ट्रध्वज कब अंगीकृत हुआ? संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत हुआ दोस्तों। और उसके जन गण मन राष्ट्रगान के रूप में कब अंगीकृत हुआ, यही आपको बताना है दोस्तों। देखिए, उद्देश्य का अगर याद हो दोस्तों, संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई थी, पहली तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। उसके बाद मेरे दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, 13 दिसंबर 1946 को हुई थी प्यारे। अगर याद हो तो ध्यान रखना, जो उद्देश्य संकल्प सर्वसम्मति से कब अंगीकृत होता है दोस्तों, तो इसको कहते हैं उद्देश्य का प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। इसी का नाम है उद्देशिका प्रस्ताव। क्या था दोस्तों? ये उद्देशिका प्रस्ताव। यहाँ पर दोस्तों सिर्फ पेश किया गया था, एडॉप्ट नहीं किया गया था। उद्देशिका प्रस्ताव जो एडॉप्ट किया गया था दोस्तों 22 जनवरी, कब दोस्तों? 22 जनवरी 1947 ईस्वी को इसको अपनाया गया था। तो इसका तो ए में होगा 22 जनवरी 1947 मेरे दोस्तों। और ध्यान रहे, राष्ट्रध्वज प्यारे दोस्तों कब अंगीकृत हुआ, तो इसको ध्यान रखना, 22 जुलाई, कब मेरे दोस्तों? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को मेरे प्यारे राष्ट्रीय ध्वज क्या होता है दोस्तों? एडॉप्ट होता है। और जन गण मन राष्ट्रगान के रूप में कब अंगीकृत किया जा रहा है दोस्तों? तो इसके लिए मैं बताया था 24 जनवरी 1950 की, अगर याद हो, 24 जनवरी 1950 में दोस्तों चार अहम बातें होती हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है इसमें ना, अंतिम बैठक हुई थी मेरे प्यारे, संविधान सभा की अंतिम बैठक। इसी अंतिम बैठक में संविधान सभा के 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। और इसी दिन प्यारे बच्चा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्यारे बच्चा भारत का प्रथम, मेरे दोस्तों राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति दोस्तों नियुक्त किया गया था। प्रथम राष्ट्रपति दोस्तों, प्रथम राष्ट्रपति बने थे दोस्तों कौन? राजेंद्र बाबू। और ध्यान ये रहे कि जन गण मन एडॉप्ट हो रहा दोस्तों, राष्ट्रगान मेरा जो है जन गण मन एडॉप्ट हो रहा है दोस्तों, एडॉप्ट हुआ यानी कि अपनाया गया दोस्तों, अपनाया गया। और आपको ये भी पता होना चाहिए, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भी दोस्तों, वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत थी वंदे मातरम दोस्तों, ये भी अपनाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना, अपनाया गया प्यारे। ये देखिए जन गण मन, ये तो हो जाएगा 24 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947, संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत, संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत हुआ। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है दोस्तों, संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत हुआ, संविधान द्वारा पारित, यहाँ होना चाहिए संविधान हमारा कब स्वीकृत किया गया, कब एडॉप्ट हुआ दोस्तों। तो इसको आप कर लेना 26 नवंबर 1949 को। क्या भैया? 26 नवंबर 1949। अब इसको आप क्रम से लगा सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले ये, फिर बी, फिर सी, फिर डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। ये क्वेश्चन आपका सही होने वाला है, लेकिन इसको थोड़ा सा करेक्शन करना दोस्तों। संविधान सभा कब स्वीकृत हुआ था दोस्तों? ये भारतीय संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृत किया गया, ये भी हो सकता है। या भारतीय संविधान कब स्वीकृत हुआ, ये हो सकता है। भारतीय संविधान कब स्वीकृत हुआ, कुछ चीज़ें काट लेना, यहाँ पर थोड़ा करेक्शन था दोस्तों। तो इस क्वेश्चन के बिहाफ पर मेरे प्यारे पहला आंसर सही होने वाला है। बाकी सारी चीज़ें आपके सामने हैं। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तीसरी बैठक में उद्देश्य का प्रस्ताव को पेश किया था दोस्तों, इसको कब अपनाया गया, कब एडॉप्ट किया गया दोस्तों? तो देख लीजिए 22 जुलाई 1947 को एडॉप्ट किया गया, 22 जनवरी 1947 को एडॉप्ट किया गया। राष्ट्रध्वज प्यारे दोस्तों 22 जुलाई 1947 को एडॉप्ट हुआ। और भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया दोस्तों? तो 26 नवंबर 1949 को। और जन गण मन प्यारे दोस्तों ये हुआ 24 जनवरी 1950। इसको आप क्रम से लगा दीजिए दोस्तों, यही पूछा गया था। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था दोस्तों, आप आसानी से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट 7वां प्रश्न है, बेहतरीन सा प्रश्न है दोस्तों 7वां।
इसको आप देखिए, संघीय संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकता है, बशर्ते यह प्रस्ताव कम से कम ... के द्वारा समर्पित हो। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसको आप अच्छे से देखिए। उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 1/2 बहुमत, सदन के 2/3 सदस्यों के बहुमत और सदन के 1/2 सदस्यों के बहुमत। तो दोस्तों आपको मैं बता देना चाहता हूं, एक आर्टिकल है भारतीय संविधान का, उस आर्टिकल का नाम है अनुच्छेद मेरे प्यारे 249 ना। अनुच्छेद 249 के तहत यदि मेरे दोस्तों ध्यान रखना, यदि राज्यसभा अपने प्यारे दोस्तों देख रहे हैं, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, किससे प्यारे, 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित करे कि राज्य सूची का विषय मेरे दोस्तों, राज्य सूची का विषय मेरे प्यारे दोस्तों लोक महत्व का विषय, किसका मेरे प्यारे, लोक महत्व का विषय है। तो उस विषय पर उस पर कानून केंद्र सरकार द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा बनाया जाता है। यही पूछा गया दोस्तों, ध्यान रखना। यदि दोस्तों राज्यसभा अपने उपस्थित प्यारे दोस्तों एवं मतदान करने वाले, देख रहे हैं दोस्तों, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची का जो विषय है लोक महत्व का विषय है, तो इस पर कानून कौन बनाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है दोस्तों। तो इसमें जो सही आंसर होने वाला है, आंसर नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत। लेकिन एक बहुत अच्छी बात आपको बता दे रहे हैं, जो कानून सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य सूची के विषय पर बना रही दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कितने वर्ष के लिए मान्य होता है मेरे प्यारे, तो इसको नोट में कहीं लिख लेना दोस्तों इस बात को, कि केंद्र सरकार द्वारा, लिख लेना दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया मेरे प्यारे, यह जो कानून है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना, 1 वर्ष के लिए मेरे प्यारे मान्य होगा। इसको आप बहुत अच्छे से अपने दिमाग में रखना दोस्तों, ठीक है प्यारे। इस क्वेश्चन का सही जो जवाब है आंसर नंबर 1, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट 8वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है दोस्तों, बहुत बेहतरीन सा सवाल है, इसको आप देखिए अच्छे से, उसके बाद टैकल करिए मेरे प्यारे। थोड़ा टेक्निकल इश्यू है दोस्तों, हम लोग पहुंच रहे हैं क्वेश्चन पर दोस्तों। ये 7वां प्रश्न आपके सामने है, ये 8वां प्रश्न दोस्तों, ये देखिए, इसको आप अच्छे से टैकल करो मेरे दोस्तों। डॉट के मौलिक अधिकारों के प्रतिबंध के तहत सरकार कुछ स्थितियों में हथियारों के बिना हो रही शांतिपूर्ण सभा को सीमित कर सकती है। उदाहरण के लिए मामला अगर सार्वजनिक व्यवस्था के हित में हो, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध संवैधानिक उपचार, समानता। मेरे दोस्तों बहुत ही बढ़िया प्रश्न है मेरे प्यारे। स्वतंत्रता की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों, अगर मौलिक अधिकार में बात करें तो हमको 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं मिली हैं। कितनी प्यारे बच्चा, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं मिली हैं। एक प्यारे दोस्तों समता या समानता का अधिकार, वैसे भी लिख दे रहा हूं, समता / समानता का अधिकार, समानता का अधिकार मेरे प्यारे। उसके बाद अगर आप देखा जाए, इसका उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 तक है। कहाँ तक प्यारे दोस्तों, 18 तक है। उसके बाद दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का मेरे दोस्तों अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है मेरे प्यारे, स्वतंत्रता का अधिकार। इसका उल्लेख मेरे दोस्तों ध्यान रखना 18 तक हो ही गया, 19, 20, 21, 22 तक मेरे दोस्तों, 19 से 22 तक है स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद प्यारे दोस्तों ध्यान रखना शोषण के विरुद्ध अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है दोस्तों, विरुद्ध अधिकार।
इसका जो उल्लेख है दोस्तों अनुच्छेद 23 और 24 में दोस्तों। उसके बाद प्यारे धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है दोस्तों, धार्मिक जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये दोस्तों 25 से 28 तक है, अनुच्छेद 25 से 28 तक है। उसके बाद दोस्तों संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार का बात किया गया है, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार की बात की गई है। अनुच्छेद 29 और 30 की बात की गई दोस्तों, अनुच्छेद 29 से 30 तक है। उसके बाद लास्ट में संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात की गई है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों, उपचारों का अधिकार ये है दोस्तों 32 से लगाकर पूरे 35 तक है दोस्तों। ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है मेरे दोस्तों, ध्यान से समझना। स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, संवैधानिक उपचार या समानता मेरे दोस्तों। इसी स्वतंत्रता में देखा जाए दोस्तों, इसी स्वतंत्रता में अनुच्छेद जो 19 है मेरे दोस्तों, अनुच्छेद जो 19 है, अनुच्छेद 19 मेरे प्यारे, ये भी प्यारे दोस्तों सर क्लासों में बटा हुआ है। ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ निरसन है दोस्तों। उसके बाद जी है मेरे प्यारे, ध्यान में रखना। ए में क्या है, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दोस्तों, बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बी में दोस्तों कहीं पर आप सभा कर सकते हैं, कहीं पर भी आप सम्मेलन कर सकते हैं, कोई जुलूस निकाल सकते हैं दोस्तों, सम्मेलन कर सकते हैं, कोई जुलूस निकाल सकते हैं, लेकिन बिना अस्त्र शस्त्र के। यही पूछा गया दोस्तों, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से आप सभा सम्मेलन का प्यारे बच्चा आयोजन करेंगे। और सी में दोस्तों आप पार्टी बना सकते हैं, आप किसी समूह का निर्माण कर सकते हैं दोस्तों। और डी में दोस्तों भारत में कहीं पर भ्रमण किया जा सकता है। ई में दोस्तों भारत में कहीं रहने बसने की व्यवस्था की गई है, रहने एवं बसने की व्यवस्था। और जी में दोस्तों रोजगार एवं आजीविका की व्यवस्था की गई है, रोजगार एवं आजीविका का उल्लेख है दोस्तों, ध्यान में रखना। तो दोस्तों ध्यान रखना, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा स्वतंत्रता, क्योंकि स्वतंत्रता में दोस्तों जो सर क्लास बी है, 19 का जो बी है, इसी में स्पष्ट लिखा गया है आप किसी सभा का, सम्मेलन का, किसी जुलूस का आयोजन कर सकते हैं, लेकिन बिना अस्त्र शस्त्र के, एकदम शांतिपूर्ण ढंग से। वही पूछ रहा है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन सवाल था, कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न था दोस्तों। इसको एक बार फिर से आप रिकॉल करें, उसके बाद टैकल करें दोस्तों। स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं प्यारे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहा हूं। 9वां जो प्रश्न है बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। 9वां प्रश्न को देखिए, किस न्यायिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि कोई भी सांसद, विधायक या विधान परिषद का सदस्य जो एक अपराध का दोषी पाया जाता है और जिसे न्यूनतम 2 साल का कारावास की सजा दी गई है, तो उसे तत्काल प्रभाव से सदन से सदस्यता खो देगा। दोस्तों इसको आपको जो बताना, बेहतरीन सा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। सबसे पहले सरला मृदुल के बारे में आपको बात कर रहे हैं। ये बात कैसा है, यदि कोई व्यक्ति दोस्तों ध्यान रखना, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य धर्म में विवाह करता है, किसी अन्य धर्म में विवाह करता है, धर्म में विवाह करता है और अपने पहले विवाह को प्यारे बच्चा समाप्त नहीं किया है, तो दोस्तों वह जो विवाह है वो अमान्य माना जाएगा। क्या माना जाएगा दोस्तों, अमान्य माना जाएगा। ये तो है दोस्तों किस में, सरला मृदुल बनाम भारत सरकार। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य धर्म में विवाह किया है लेकिन अपने पहले विवाह को समाप्त नहीं किया दोस्तों, तो जो विवाह किया है वो अमान्य माना जाएगा दोस्तों। और ध्यान रखना, इंदिरा शाहनी जो वाद है दोस्तों, ये तो आपको अच्छे से पता है, आरक्षण से संबंधित वाद है, बहुत ही पॉपुलर वाद था दोस्तों। इसमें ओबीसी को प्यारे दोस्तों क्या किया गया था, ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया, इसको संवैधानिक घोषित किया गया। आरक्षण की अधिकतम प्यारे दोस्तों सीमा 50% निर्धारित की गई। कितना, 50% निर्धारित की गई। और दोस्तों पदोन्नति को आरक्षण से दूर रखा गया। और एक क्रीमी लेयर जो वर्ग है दोस्तों, जिसको हम लोग मलाईदार तबका कहते हैं, क्रीमी लेयर जो है दोस्तों, इसको हम लोग मलाईदार तबका कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, मलाईदार तबका को भी प्यारे दोस्तों क्या किया गया, मलाईदार तबका को भी मेरे प्यारे ध्यान रखना, मलाईदार तबके को भी आरक्षण से दूर रखा गया है। किसमें, इंदिरा शाहनी बनाम भारत संघवाद में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है लिली थॉमस बनाम भारत सरकारवाद। यदि कोई भी दोस्तों, चाहे वो संसद का सदन हो, चाहे सदस्य हो, चाहे दोस्तों राज्य विधायिका कोई सदस्य हो, यदि उस पर गंभीर अपराध लगे हैं, उस अपराध में 2 वर्ष की सजा उसको हो जाती है, तो अपनी सदस्यता को क्या कर देगा दोस्तों,
खो देगा, ये किस बात से संबंधित है? तो मेरे दोस्तों लिली थॉमस बनाम भारत सरकार वाद। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था दोस्तों, इसको आप अच्छे से देखिए। नेक्स्ट 10वां प्रश्न आपके सामने बेहतरीन सा प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न को पहले आप पढ़िए, उसके बाद टैकल करिए दोस्तों। पहला जो प्रश्न है आपके सामने इस प्रकार है मेरे प्यारे, भारत के राष्ट्रपति को डॉट डॉट प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 संपूर्ण मतदान, बी एकल और गैर हस्तांतरित मत, एकल हस्तांतरित मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व, जन निर्वाचित प्रत्याशी। मेरे दोस्तों राष्ट्रपति का जो चुनाव का उल्लेख है दोस्तों, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है मेरे प्यारे, ध्यान रखना निर्वाचन का उल्लेख मेरे प्यारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में है। किसमें दोस्तों? 55 में, अनुच्छेद 55 में है। इसका जो निर्वाचन पद्धति है दोस्तों, ये एकल संक्रमणी, कैसा है दोस्तों? एकल संक्रमणी ऑब्लिक हस्तानांतरी आनुपातिक मत पद्धति पर आधारित है दोस्तों। आनुपातिक गुप्त मतदान पद्धति पर आधारित है दोस्तों। गुप्त मतदान पद्धति पर आधारित है दोस्तों, पद्धति पर प्यारे दोस्तों, ये पद्धति पर आधारित है दोस्तों, ध्यान में रखना है, आधारित है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम पर आधारित है राष्ट्रपति का जो चुनाव है प्यारे। इसका उल्लेख आर्टिकल प्यारे बच्चा 55 में है, विशेष ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन के बिहाफ पर जो सही आंसर होने वाला है, तीसरा इज द राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, क्योंकि यहाँ गैर हस्तांतरित दिया है। क्योंकि दोस्तों ये जो पद्धति होता है इसमें वरीयता क्रम में मत किया जाता है। किसमें दोस्तों? वरीयता क्रम में मत किया जाता है। वरीयता क्रम का मतलब जो भी उम्मीदवार होगा, ए होगा, बी होगा, मान लीजिए सी होगा, सबको वरीयता बेस पर आपको मत करना होगा। यदि आप ए को मत करते हैं तो इनको पहली प्रेफरेंस देते हैं। अगर सोचे ए ना जीते तो सी जीते, दूसरा वरीयता, तीसरा वरीयता देते हैं। इस प्रकार वरीयता क्रम में आपको मत करने पड़ते हैं दोस्तों, और एक उम्मीदवार का मत दूसरे उम्मीदवार में ट्रांसफर हो जाता है, इसीलिए इसको हस्तांतरी पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। और ध्यान रखना राष्ट्रपति के चुनाव में सबसे ज़्यादा मत लाने की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें एक निश्चित कोटा लाना होता है, निश्चित अभ्यांश लाना होता है। जो अभ्यांश होता है मेरे प्यारे 50% प्लस 1 होता है। आप अच्छी तरह जानते होंगे वीबी गिरीश साहब प्रथम चरण की मतगणना में देश के राष्ट्रपति नहीं बने थे, उनके लिए द्वितीय चरण की मतगणना करनी पड़ी। जब वो निश्चित कोटा लाए 50% प्लस 1, तब वो देश के राष्ट्रपति बने थे दोस्तों। तो हम लोग वन लाइनर पढ़ते हैं कि भारत का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो प्रथम चरण की मतगणना में राष्ट्रपति नहीं बना था, तो उनका नाम है वीबी गिरीश साहब। ये द्वितीय चरण की मतगणना में देश के क्या बने थे प्यारे? राष्ट्रपति बने थे मेरे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन के बिहाफ पर तीसरा इज द राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 का बहुत ही बढ़िया प्रश्न था दोस्तों, कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ला रहे हैं मेरे प्यारे 11वें प्रश्न के रूप में। उससे पहले एक शानदार, जानदार, ज़बरदस्त बैच आपके सामने लॉन्च हुई है। मिशन वर्दी जो बैच है, यूपीएचजी के लिए बैच है, होम गार्ड के लिए बैच है दोस्तों। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज वर्तमान में 41,000 प्लस उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती की प्यारे बच्चा आवेदन प्रक्रिया चल रही है दोस्तों। बहुत ही शानदार बैच है और बहुत ही लिमिटेड फीस के साथ दोस्तों। मंथली फ़ी अगर आप पे करते देख रहे हैं ओनली 599 है। अगर वन टाइम पे करते हैं दोस्तों 199 है दोस्तों, 1999 है। बहुत ही मामूली प्यारे दोस्तों फीस के साथ ये बैच लॉन्च की गई है। और ख़ासियत वही है दोस्तों जो पहले भी बता चुका हूँ, प्रत्येक सब्जेक्ट का प्यारे दोस्तों विषय विशेषज्ञ इस बैच को रेगुलेट कर रहा है। तो देर ना करें दोस्तों, जितने भी आपके साथी संगति हैं दोस्तों, 25 तारीख से यानी कि 25 नवंबर से बैच लॉन्च हुई है दोस्तों। बहुत ही शानदार बैच है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन का डेमो फ्री है दोस्तों। आप डेमो लेकर देखिए, आपको बताने की ज़रूरत नहीं होगी। ये इतनी शानदार बैच है दोस्तों कि निश्चित तौर पर 110% सिलेक्शन देने वाली बैच है दोस्तों। इस बात को आप विश्वास करिए दोस्तों। तो ये बैच ज्वाइन करिए निस्वार्थ भाव से। बेहतरीन बैच है जो आपके लिए लॉन्च की गई दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने ला रहे हैं मेरे प्यारे, प्रश्न नंबर 11 बेहतरीन प्रश्न है आपके सामने है दोस्तों। सरकार महिलाओं एवं बच्चों के लिए और आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े उन नागरिक के समूह के लिए विशेष प्रावधान बना सकती है। यह भारत के निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार के खिलाफ है दोस्तों, ये पूछा गया है।
धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और समानता का अधिकार, ये आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें ये कहा गया है कि सरकार महिलाओं एवं बच्चों के लिए आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े नागरिकों के समूह को एक विशेष प्रावधान बना सकती है दोस्तों, ये आपको बताना है। ऐसा करने के लिए क्या किया जा सकता है दोस्तों? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये तो होगा नहीं दोस्तों, क्योंकि इसका उल्लेख अनुच्छेद प्यारे दोस्तों 25 से 28 तक है, आप अच्छी तरह जानते हैं दोस्तों। और स्वतंत्रता का जो अधिकार है दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले बताया, अनुच्छेद मेरे दोस्तों ये है 19 से मेरे प्यारे 22 तक है प्यारे। और संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है मेरे दोस्तों, ये है अनुच्छेद मेरे प्यारे 32 से 35 तक है। और समानता का जो अधिकार है दोस्तों, समता या समानता का जो अधिकार है, यही मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों। समता या समानता का जो अधिकार है ये है दोस्तों 25 से 28, 19 से 22, 14 सॉरी, ये है समता समानता, हाँ 14 से 18 तक है। कहाँ तक दोस्तों? 14 से 18 तक है। इसी समानता के अधिकार में ही दोस्तों महिलाओं, बच्चों और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए प्यारे बच्चा विशेष प्रावधान किया गया है। तो इस क्वेश्चन के बिहाफ पर चौथा इज द राइट आंसर होने वाला दोस्तों, क्योंकि समानता का जो अधिकार है 14 से 18 तक है दोस्तों। और आप अच्छी तरह जानते हैं अनुच्छेद 14 को अगर आप लेते हो, अनुच्छेद 14 ये विधि के समक्ष समानता की बात करता है। किसके समक्ष दोस्तों? विधि के समक्ष समानता की बात करता है, विधि के समक्ष समानता की बात करता है। कानून सबके लिए बराबर। 15 देखते हैं, देश किसी व्यक्ति के जाति, धर्म, लिंग, निवास स्थान से कोई भेदभाव नहीं करेगा। और 16 आप देखते हैं दोस्तों, सरकारी नियोजन में सबको समान अवसर की बात की गई है। सरकारी नियोजन में मेरे प्यारे सबको समान अवसर की बात की गई है, सबको समान अवसर प्रोवाइड कराता है दोस्तों आर्टिकल प्यारे दोस्तों 16। तो इस प्रकार जो समानता का अधिकार है यही महिलाओं, बच्चों तथा आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को लिए दोस्तों अधिकार का बात करता है। इस क्वेश्चन के बिहाफ पर चौथा इज द राइट आंसर होने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट 12वां प्रश्न आपके सामने है। बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न को आप अच्छे से देखिए, सोचिए, समझिए, उसके बाद आंसर करिए। निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है मेरे प्यारे? आप अच्छी तरह जानते हैं राष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है सॉरी, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, प्रत्येक राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और एक अच्छी बात बता दें, ऐसी नियुक्तियां जिनके संदर्भ में दोस्तों वारंट जारी करता है, अधिपत्र जारी करता है, 3 ऐसी नियुक्तियां हैं। जब राष्ट्रपति नियुक्ति करता है तो वारंट जारी करता है दोस्तों, वारंट जारी करता है। एक तो प्यारे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जब न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा दोस्तों, न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा तब ये वारंट जारी करता है दोस्तों, ध्यान में रखना। जब राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति करता है, राज्यपालों की नियुक्ति करता है तब भी वारंट जारी करता है। जब सीएजी की नियुक्ति करता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है दोस्तों, नियंत्रक एवं सीएजी को यही कहते हैं कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है दोस्तों, तब भी मेरे प्यारे ध्यान रखना राष्ट्रपति जो होता है वारंट जारी करता है। और एक अच्छी बात नोट में लिख लेना दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया ये जो वारंट होता है, अधिपत्र होता है, इसको मुख्य सचिव पढ़कर सुनाता है। कौन सुनाता है प्यारे बच्चा? मुख्य सचिव पढ़कर सुनाता है। इसको भी आप अपने दिमाग में रखिएगा दोस्तों। जो वारंट है, अधिपत्र है, ये राष्ट्रपति का लेटर पैड होता है, उस पर राष्ट्रपति की सील और हस्ताक्षर होता है दोस्तों, जिसे चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव पढ़कर सुनाता है। 3 ही नियुक्तियों के संदर्भ में, बाकी नहीं दोस्तों। राज्यों की राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है दोस्तों, यहाँ पर नहीं तो ये तो गलत हो रहा है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये भी गलत। लोकसभा के अध्यक्ष, ये देखो कैबिनेट सचिव की करता है, ये भी गलत। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता दोस्तों। एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 93 के तहत, अनुच्छेद मेरे दोस्तों ध्यान रखना 93 के तहत मेरे दोस्तों 93 के तहत दोस्तों, जब हमारी नई नई लोकसभा चुनकर आती है, जब नवनिर्वाचित लोकसभा चुनकर आती है, अनुच्छेद 93 के तहत जो पहली बैठक होती है दोस्तों, इसी पहली बैठक में लोकसभा के जो अन्य सदस्य होते हैं, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, मेरे प्यारे ध्यान रखना, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा दोस्तों, सदस्यों द्वारा लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। लोकसभा सदस्यों द्वारा लोकसभा
अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है दोस्तों, ये भी ध्यान में रखना है। और वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है मेरे प्यारे, आप बताना। ओम बिरला साहब हैं। कौन है मेरे प्यारे, ओम बिरला साहब है। लेकिन हाँ, एक अच्छी चीज़ आपको बता दे रहे हैं कि लोकसभा की नियुक्ति राष्ट्रपति तो नहीं करता है, ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति की तिथि का निर्धारण कौन करता है, तिथि डेट का निर्धारण दोस्तों। तो लोकसभा नियुक्ति की दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति की तिथि का निर्धारण मेरे प्यारे, नियुक्ति की तिथि का निर्धारण जो है, तिथि का निर्धारण ये तो राष्ट्रपति करता है दोस्तों। कौन करता है, राष्ट्रपति। नियुक्ति भले ही ना करता हो, लेकिन किस दिन लोकसभा अध्यक्ष की अपॉइंटमेंट होगी, इस तिथि का निर्धारण कौन करता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो राष्ट्रपति करता है। इस क्वेश्चन के बिहाफ पर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे 12। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल आपके सामने लेकर आ रहे हैं प्यारे 13वें प्रश्न के रूप में। 13वां प्रश्न आप अच्छे से इसको पढ़िए, उसके बाद प्यारे दोस्तों टैकल करिए। मंत्रिमंडल द्वारा हस्ताक्षर एवं संपुष्टि के लिए किसी भी समझौते, संधि या सहमति ज्ञापन को अनुमोदन के रूप में आगे बढ़ाने से पहले कौन सा मंत्रालय उसके पाठ का निरीक्षण करके उसे पारित करता है दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन सवाल है दोस्तों। देख रहे हैं, मंत्रिमंडल द्वारा हस्ताक्षर एवं संपुष्टि के लिए किसी भी समझौते, संधि, सहमति ज्ञापन को अनुमोदन हेतु आगे बढ़ाने से पहले कौन सा मंत्रालय मेरे प्यारे, तो ध्यान रखना विदेश मंत्रालय कार्य करता है। और विदेश मंत्रालय किसके पास है दोस्तों, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, एस जयशंकर साहब के पास है। किसके पास है मेरे प्यारे, एस जयशंकर साहब के पास है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, तो विशेष ध्यान रखना विदेश मंत्रालय के पास होता है दोस्तों। और रक्षा मंत्रालय किसके पास है दोस्तों, ध्यान रखना रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय माननीय राजनाथ बाबू के हाथ में दोस्तों। राजनाथ दोस्तों, राजनाथ सिंह के पास है दोस्तों, राजनाथ सिंह बाबू के पास है। और दोस्तों गृह मंत्रालय किसके पास है, अमित शाह के पास है दोस्तों, ध्यान में रखना। और कानून मंत्री इस समय कौन है दोस्तों, ये आपको कमेंट में बताना है। बहुत ही बढ़िया है, कानून मंत्रालय किसके पास है दोस्तों, ये आपको बताना है। नहीं तो हम तो लगातार आपके प्रश्नों का जवाब जरूर देते रहते हैं दोस्तों। तो विदेश मंत्रालय इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे 13। नेक्स्ट 14वां प्रश्न बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। 14 जो आपके सामने है, मंत्रिमंडल सचिवालय में किसका गठन किया गया है ताकि सरकारी नौकरी और निजी दोनों क्षेत्रों में ठप पड़ी निवेश परियोजनाओं पर नजर रखी जा सके तथा उनके कार्यान्वयन में आ रही बाधाओं को जल्द से जल्द दूर किया जा सके। बहुत ही बेहतरीन सवाल। परियोजना संवर्धन योजना पीपीपी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC और राष्ट्रीय परियोजना अनुवीक्षा दल NPMG और परियोजना अनुवीक्षी बल PMG। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न मेरे दोस्तों आपके सामने है प्यारे। तो इसका जो गठन हुआ मैं ये बता देना चाहता हूँ दोस्तों। PMG का जो गठन हुआ दोस्तों, PMG का जो गठन हुआ है, PMG का जो गठन हुआ वर्ष 2018 में हुआ। कब दोस्तों, वर्ष 2018 में हुआ। PMG का मेन मोटो यही है, ऐसी योजनाएं जो ठप पड़ी हैं दोस्तों उसको विस्तार में लाना, उसको कार्यान्वयन करना, ये इसका मेन मोटो है। इस क्वेश्चन के बिहाफ पर जो सही आंसर होने वाला है मेरे दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर होने वाला है दोस्तों। चौथा, परियोजना अनुवीक्षण बल PMG। ये प्यारे दोस्तों ध्यान रखना, ऐसे ठप पड़ी निवेश परियोजनाओं पर नजर रखी जा सके तथा उनके कार्यान्वयन में आ रही बाधाओं को जल्द से जल्द दूर किया जा सके, इसके लिए PMG का गठन किया गया है। और ये कब गठन किया गया दोस्तों, तो वर्ष 2018 में किया गया है। बेहतरीन सा सवाल था दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही आंसर चौथा इज द राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट ये देखिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल फिर से एक बार आपके सामने है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है दोस्तों, ये आपको बताना है कौन सा सही है। राज्य किसी भी नागरिक की भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है यदि वह एक दूसरे देशों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रभाव डालती है। आपातकाल के दौरान स्वतंत्रता के अधिकार को स्थगित किया जा सकता है तथा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है दोस्तों, आसानी से टैकल नहीं होगा। आपको मैं बता देना चाहता हूं,
अनुच्छेद मेरे दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, अनुच्छेद जो 19 है दोस्तों, ये दो सर क्लासों में बटा हुआ, 1 और 2। जहां एक में प्यारे बच्चा आर्टिकल 19 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है, तो वहीं पर सर क्लास जो सेकेंड है, इन प्यारे दोस्तों स्वतंत्रताओं पर वैल लगाता है, डीलिमिटेशंस बताता है, प्रतिबंधित करता है दोस्तों, रोक लगाता है। रोक किस किस बेस पर लगाता है दोस्तों, उसको आप देखिएगा। अनुच्छेद प्यारे बच्चा 19 का जो सर क्लास सेकेंड है, उपर्युक्त प्यारे बच्चा देख रहे हैं 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। आपने देखा कि देखिए, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा सम्मेलन जुलूस की स्वतंत्रता, दोस्तों पार्टी और या समूह बनाने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भ्रमण करने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं रहने बसने की स्वतंत्रता, रोजगार आजीविका की स्वतंत्रता। उपर्युक्त स्वतंत्रताओं की वजह से सर क्लास सेकेंड यही कह रहा है दोस्तों, इसको रोकता है दोस्तों, प्रतिबंधित करता है। उपर्युक्त स्वतंत्रताओं की वजह से यदि देश की प्यारे दोस्तों, देश की एकता, ध्यान रखना, कौमा अखंडता एवं संप्रभुता को दोस्तों, किसको, संप्रभुता को प्यारे दोस्तों, किसी प्रकार की कोई क्षति होती है तो उपर्युक्त स्वतंत्रताओं को रोक लगाया जाएगा, प्रतिबंधित किया जाएगा, वर्जित किया जाएगा दोस्तों। और दोस्तों उपर्युक्त स्वतंत्रताओं की वजह से यदि अपराधों की संख्या में वृद्धि हो रही है या अपराधों की संख्या में उद्दीपन लिखा गया दोस्तों, अपराधों की संख्या में अगर वृद्धि हो रही दोस्तों, संख्या में वृद्धि होने पर उपर्युक्त स्वतंत्रताओं को प्यारे बच्चा क्या किया जाएगा, रोका जाएगा दोस्तों, ध्यान में रखना। और उपर्युक्त स्वतंत्रताओं की वजह से यदि हमारी न्यायपालिका का अवहेलना हो रहा है दोस्तों, क्या, न्यायपालिका का दोस्तों, न्यायपालिका का अवहेलना होने पर उपर्युक्त स्वतंत्रताओं को वैन किया जाएगा दोस्तों। और ध्यान रखना, उपर्युक्त स्वतंत्रताओं की वजह से यदि हमारे जो विदेशी संबंध है उसमें किसी प्रकार की कोई गिरावट होती है तब भी रोका जाएगा दोस्तों। विदेशी संबंध में गिरावट होने पर, विदेशी संबंधों में गिरावट होने पर भी दोस्तों क्या किया जाएगा, उपर्युक्त स्वतंत्रताओं को रोका जाएगा दोस्तों। ये भी अच्छे से आपको ध्यान में रखना है मेरे प्यारे। और आप अच्छी तरह जानते हैं, आपात की स्थिति में मैं दोस्तों, आपात की स्थिति में मैं बात कर लूँ, आपात की स्थिति में मेरे दोस्तों ध्यान रखना, अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर प्यारे दोस्तों, अनुच्छेद 20 एवं 21 को प्यारे दोस्तों छोड़कर सभी प्यारे दोस्तों जो मौलिक अधिकार हैं ये दोस्तों निलंबित हो जाते हैं। और आपको ये भी बता दें, अनुच्छेद जो 19 है प्यारे, अनुच्छेद 19 आपात की स्थिति में दोस्तों स्वतः निलंबित हो जाता है। क्या हो जाता है, स्वतः निलंबित हो जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, स्वतः निलंबित हो जाता है। अब प्रश्न की भाषा को पढ़ लीजिए। राज्य किसी भी नागरिक की भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की वजह से प्रतिबंध लगा सकता है यदि वह दूसरे देशों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण, वही तो बता रहे हैं दोस्तों, विदेशी संबंधों में यदि गिरावट होगी तो इसको बैन किया जाएगा। बिल्कुल सही कह रहा है दोस्तों, सही बात है। आपात के दौरान स्वतंत्रता के अधिकार के स्थगित किया जा सकता है। आपको बताया ना, आर्टिकल 19 प्यारे बच्चा तो स्वतः ही निलंबित हो जाता है, और 20 और 21 को छोड़कर सारे प्यारे बच्चा मौलिक अधिकार क्या होते हैं, स्थगित किए जा सकते हैं, निलंबित किए जा सकते हैं। तो ये भी सही हो रहा है दोस्तों। इस क्वेश्चन के बिहाफ पर प्यारे बच्चा ए व बी दोनों सही है दोस्तों। 2 इज द राइट आंसर। बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न था जो आपके सामने था। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होना चाहिए दोस्तों, जहां पर अनुच्छेद 19 का सर क्लास फर्स्ट 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है, तो वहीं पर सेकंड इन स्वतंत्रताओं को किन किन बिहाफ पर रोका जा सकता है, डिलिमिटेशंस लगाया जा सकता है, प्रतिबंधित किया जा सकता है, वर्जित किया जा सकता है, उसका उल्लेख कहाँ दोस्तों, सर क्लास सेकंड में है जो 19 के। इस प्रश्न का जो सही जवाब है ए और बी दोनों सही। नेक्स्ट 16वां प्रश्न दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है। 16वां प्रश्न, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था दोस्तों, इसको आपको बताना है। बेहतरीन सा सवाल है मेरे प्यारे। मैं आपको अगर बता दूं तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, भारत में प्रथम जो आम चुनाव हुआ दोस्तों, प्रथम आम जो चुनाव हुआ, ये दोस्तों ध्यान रखना अक्टूबर 1951 से प्रारंभ होता है और फरवरी 1952 तक चलता है दोस्तों। कब तक, फरवरी 1952 तक चलता है मेरे दोस्तों। जो पहला आम चुनाव हुआ था ये कुल मेरे प्यारे कुल 489 सीटों पर ये चुनाव हुआ था। कितने, 489 सीटों पर चुनाव हुआ। और इसमें कांग्रेस पार्टी प्यारे दोस्तों, कांग्रेस जो पार्टी थी दोस्तों, कांग्रेस जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी 364 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कितनी, 364 सीटों पर जीत दर्ज की। और जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है दोस्तों, जो इसकी बात की गई है, भारतीय कम्युनिस्ट जो पार्टी है
सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी थी दोस्तों कम्युनिस्ट पार्टी। ये 16 सीटों पर जीत दर्ज करके इस प्रथम आम चुनाव में द्वितीय सबसे बड़ी पार्टी थी दोस्तों। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, गणना पर्यवेक्षक मेंस में प्रश्न पूछा गया कि प्रथम आम चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन रही, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी रही दोस्तों, और 16 सीटों पर इन्होंने जीत दर्ज किया था दोस्तों। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और आपको बता देना चाहता हूँ, वर्ष 1920 ईस्वी में देखा जाए M.N. राव, किसके द्वारा दोस्तों, M.N. राव द्वारा दोस्तों इसका जो गठन या स्थापना किया गया था दोस्तों, इसका जो स्थापना हुआ था ये दोस्तों कहाँ हुआ था, तो आपको मैं बता दूं ताशकंद में हुआ था। कहाँ दोस्तों, ताशकंद में हुआ था। और ताशकंद कहाँ है, उज्बेकिस्तान में। कहाँ दोस्तों, उज्बेकिस्तान में है। यहीं पर इसका गठन हुआ था। लेकिन दोस्तों ध्यान ये रहे दोस्तों, वर्ष 1925 ईस्वी में इसी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो गठन की गई दोस्तों कानपुर में की गई। कहाँ, कानपुर में की गई। वर्तमान में इस पार्टी को दोस्तों राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त है दोस्तों, राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त है दोस्तों, दल का दर्जा भी प्राप्त है इस पार्टी को दोस्तों, राष्ट्रीय राजनीतिक दल का क्या है, दर्जा प्राप्त है। ये भी आपको अवगत करा दिया दोस्तों। तो इस क्वेश्चन के बिहाफ पर 1925 द राइट आंसर होने वाला है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना। हालांकि उज्बेकिस्तान यानी कि ताशकंद में 1920 में M.N. राव ने, वही प्यारे दोस्तों वर्ष 1925 में कानपुर में गठित हुई। इस क्वेश्चन के बिहाफ पर 1925 इज द राइट आंसर है दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वर्ष 1925, तीसरा आंसर सही है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने ला रहा हूं दोस्तों, 17वां प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न को आप पढ़िए, उसके बाद टैकल करिए। इनमें से कौन विधान परिषद की शक्ति के विषय में सही है। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या 40 से कम नहीं होना चाहिए। यही आपको बताना है, सही है ये बताना है दोस्तों, सही है। तो आप अच्छे से ध्यान दें। विधान परिषद की अगर बात की जाए, विधान परिषद की अगर हम लोग बात करें तो अनुच्छेद मेरे दोस्तों, अनुच्छेद 169 में विधान परिषद का उल्लेख है मेरे दोस्तों, ध्यान से समझना। और दोस्तों विधान परिषद किसी भी राज्य की अगर देखा जाए तो इस समय भारत के मेरे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ प्यारे दोस्तों 6 ही राज्यों में, भारत के मेरे प्यारे ये देखिए सिर्फ 6 राज्यों में, मात्र 6 राज्यों में वर्तमान में विधान परिषदें हैं। एक तो प्यारे दोस्तों आपका यूपी, और यूपी से यहाँ सटा हुआ दोस्तों बिहार, बिहार में दोस्तों विधान परिषद है। उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में विधान परिषद है, आंध्र प्रदेश में विधान परिषद है। और आंध्र प्रदेश से अलग हुआ दोस्तों यहाँ पर तेलंगाना में विधान परिषद है, तेलंगाना में विधान परिषद है। और इधर आएंगे दोस्तों तो यहाँ पे कर्नाटक में विधान परिषद है। और ऊपर चलेंगे दोस्तों महाराष्ट्र में विधान परिषद है दोस्तों। और सीटों की संख्या अगर बात किया जाए, यूपी में विधान परिषद सीटों की संख्या 100 है दोस्तों, बिहार में विधान परिषद सीटों की संख्या 75 है दोस्तों। और आंध्र प्रदेश में दोस्तों विधान परिषद सीटों की संख्या अगर देखा जाए तो दोस्तों 50 सीटें हैं। कितनी, 50 सीटें हैं। और दोस्तों अगर आपको ये भी पता हो तेलंगाना में विधान परिषद सीटों की संख्या कितना है, तो भैया 40 है। कितना है, 40 है। कर्नाटक में कितना है दोस्तों, तो कर्नाटक में देखेंगे दोस्तों यहाँ पर भी 75 है। लेकिन महाराष्ट्र में विधान परिषद सीटों की संख्या देखेंगे तो भैया 78 है मेरे दोस्तों। और अभी उत्तराखंड PCS में पूछा था कि निम्न में से वे कौन से 2 राज्य हैं जहां विधान परिषद सीटों की संख्या समान है, बराबर है। तो 2 राज्य दिख रहे होंगे दोस्तों, एक बिहार में 75 सीटें हैं और कर्नाटक में 75 सीटें हैं। तो दोस्तों अधिकतम सीटों की संख्या अगर पूछा जाए कि विधान परिषद में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है, मैक्सिमम सीटों की संख्या कितनी होती है, तो संबंधित राज्य की विधानसभा का दोस्तों, संबंधित राज्य की विधानसभा का 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। संबंधित राज्य की विधानसभा का 1/3 से मेरे प्यारे, सभा का 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। और न्यूनतम की हम लोग बात करें दोस्तों, न्यूनतम की बात करें, मिनिमम की बात कर लें तो 40 से कम नहीं होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन के बिहाफ पर विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या, विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 बिल्कुल सही बात कर रहा है। और विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए, ये भी सही है। ए और बी दोनों सही। 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, बहुत ही बढ़िया सवाल जो आपके सामने है मेरे प्यारे, ध्यान से इसको टेकल करें। बढ़िया सवाल है जो आपके सामने है। नेक्स्ट
18वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसको एक बार आप देखें अच्छे से। किस न्यायिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कलात्मक स्वतंत्रता के नाम पर महात्मा गांधी जैसे ऐतिहासिक रूप से सम्मानित व्यक्तित्व के खिलाफ अश्लील भाषण का प्रयोग नहीं किया जा सकता? एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ, कृष्णमूर्ति बनाम शिव कुमार, देवीदास बनाम प्यारे बच्चा महाराष्ट्र और प्यारे दोस्तों बधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ। मेरे दोस्तों अगर आपको याद हो, बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है जो आपके सामने है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है देवीदास बनाम महाराष्ट्र, ये प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है मेरे दोस्तों, देवीदास बनाम। और कुछ वाद है दोस्तों जो आप इसको कर सकते हैं, अगर कोई वाद हो तो दोस्तों आप बताइए, कोई ऐसा वाद आप बताइए जिसको आप कर सकते हैं दोस्तों, कोई भी ऐसा वाद आप बताइए जिसको आप कर सकते हो मेरे प्यारे, कोई भी ऐसा वाद आप बता दीजिए जिसको आप अच्छे से टैकल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों ध्यान से समझना, इसमें जो है आपराधिक थोड़ा गला ठीक नहीं था दोस्तों, आपराधिक पृष्ठभूमि का खुलासा न करने पर दोस्तों, खुलासा न करने पर दोस्तों, न करने पर निर्वाचन अयोग्य माना जाएगा दोस्तों। क्या माना जाएगा? अयोग्य माना जाएगा। ये किसमें कहा गया है मेरे दोस्तों? तो ध्यान रखना, कृष्णमूर्ति बनाम शिव कुमार। देखिए यदि कोई भी व्यक्ति उम्मीदवारी करना चाहता है दोस्तों और अपने आपराधिक पृष्ठभूमि से अगर उसका लगाव है और अपने आपराधिक पृष्ठभूमि की खुलासा नहीं करता है तो उसका निर्वाचन अयोग्य माना जाएगा दोस्तों। ये तो दिया गया है दोस्तों कृष्णमूर्ति बनाम शिव कुमार, लेकिन इसका सही जो आंसर है देवीदास बनाम महाराष्ट्र सरकार सही आंसर होने वाला है दोस्तों। और यहाँ पर अगर एसपी गुप्ता के बारे में कुछ जानते हो तो बता दीजिए। ये दोस्तों प्रथम न्यायाधीश वाद है। क्या है दोस्तों? ये प्रथम जजेज केस है, प्रथम न्यायाधीश वाद है दोस्तों, प्रथम न्यायाधीश वाद है ये, प्रथम न्यायाधीश वाद। एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ, इसी वाद में दोस्तों ध्यान रखना सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में दोस्तों, न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ, न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में, नियुक्ति के संदर्भ में मेरे प्यारे, नियुक्ति के संदर्भ में कॉलेजियम प्रणाली की बात की गई थी। किसकी मेरे प्यारे? कॉलेजियम प्रणाली की बात की गई थी। ध्यान रखना कॉलेजियम प्रणाली की बात की गई थी मेरे दोस्तों, ये भी ध्यान में रखना है। तो एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ वाद में इसको प्रथम जजेज केस कहा जाता है, प्रथम न्यायाधीश वाद के नाम से जाना जाता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में कॉलेजियम प्रणाली का सुझाव दिया गया था। और दोस्तों कृष्णमूर्ति बनाम शिव कुमार वाले वाद में यदि कोई प्यारे बच्चा उम्मीदवार है जिसका प्यारे दोस्तों पृष्ठभूमि अपराध से संबंधित है, अगर अपने आपराधिक पृष्ठभूमि का खुलासा नहीं करता है दोस्तों तो उसका जो निर्वाचन है अयोग्य माना जाएगा। लेकिन ये तो पूछा नहीं गया था दोस्तों, महात्मा गांधी जैसे ऐतिहासिक रूप से सम्मानित व्यक्तित्व के खिलाफ अश्लील भाषण का प्रयोग नहीं किया जा सकता, ये किस बात से संबंधित है? देवीदास बनाम महाराष्ट्र। बहुत ही बेहतरीन सवाल था जो आपके सामने रहा दोस्तों। अगला सवाल मैं लेके आ रहा हूं मेरे प्यारे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप। बेहतरीन सा सवाल है नौकरशाही प्रणाली के अंतर्गत, बेहतरीन सवाल, लाजवाब सवाल। नौकरशाही प्रणाली के अंतर्गत काम करने वाले लोगों को वो अभियुक्तियां, युक्तियां और सिफारिशें जो फाइल में लिखी होती हैं और जिनकी वजह से सरकारी गतिविधियां सक्रिय होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? ये आपको बता देना है मेरे दोस्तों। सबसे पहले लॉग पुस्तिका का मतलब होता है, ये दोस्तों क्या होता है? महत्वपूर्ण दोस्तों, महत्वपूर्ण बुक होता है। क्या होता है दोस्तों? महत्वपूर्ण बुक होता है, जिसमें दोस्तों महत्वपूर्ण घटनाओं को क्या किया जाता है? महत्वपूर्ण घटनाओं को मेंशन किया जाता है दोस्तों, घटनाओं को मेंशन किया जाता है या दर्शाया जाता है। और दोस्तों ये प्रमाण के रूप में होता है। किसके रूप में दोस्तों? प्रमाण के रूप में होता है, प्रमाण के रूप में मेरे प्यारे दोस्तों होता है। ये भी ध्यान में रखना है।
ज्ञापन इसका सही आंसर। परिशिष्ट का मतलब ये होता है दोस्तों, भारतीय संविधान में 2 परिशिष्ट है। परिशिष्ट में मतलब ये होता है ऐसे आर्टिकल्स जो इसमें रखे जाते हैं जो टेम्परेरी आर्टिकल्स होते हैं, भविष्य में कभी भी समाप्त किए जा सकते हैं। परिशिष्टों में ऐसे अनुच्छेदों को रखा जाता है दोस्तों जो अस्थायी होता है, भविष्य में क्या किया जा सकता है, उसको समाप्त किया जाता है दोस्तों। टेम्परेरी जिसको हम लोग कह सकते हैं, अस्थायी अनुच्छेदों को इसमें रखा जाता है दोस्तों। परिशिष्टों में अस्थायी अनुच्छेदों को रखा जाता है दोस्तों, रखा जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होने वाला है ज्ञापन होने वाला है दोस्तों। क्या? ज्ञापन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर में दोस्तों 19 बेहतरीन सा सवाल है दोस्तों जो आपके सामने रहा। वो क्या कहलाता है मेरे प्यारे? ज्ञापन कहलाता है। लॉक पुस्तिका क्या है, परिशिष्ट क्या है, इससे भी आपको मैं अवगत कराया दोस्तों। अगला सवाल लेकर आ रहा हूँ 20वें प्रश्न के रूप में, जो इस प्रकार है मेरे प्यारे। वाह भाई वाह, 20 क्वेश्चन देखिए आप अच्छे से। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान डॉट डॉट के तरह अधिकार स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं दोस्तों, स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात किया था दोस्तों कि राष्ट्रीय आपात की स्थिति में देखा जाए तो अनुच्छेद मेरे दोस्तों 20 एवं 21 को छोड़कर दोस्तों, छोड़कर सभी अनुच्छेदों को निलंबित किया जा सकता है। सभी अनुच्छेदों को मेरे प्यारे क्या किया जा सकता है? अनुच्छेदों को निलंबित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है दोस्तों? निलंबित किया जा सकता है। और एक बात और आपको बताया था, जो अनुच्छेद 19 है दोस्तों, ध्यान रखना, ये तो स्वतः निलंबित हो जाता है। स्वतः क्या हो जाता है दोस्तों? निलंबित हो जाता है। इसको आप ध्यान में रखना है। आपसे पूछेगा कि आपात की स्थिति में निम्न में से कौन सा आर्टिकल स्वतः निलंबित हो जाता है, तो आर्टिकल 19 स्वतः क्या हो जाता है दोस्तों? निलंबित हो जाता है। सिर्फ 20 एवं प्यारे दोस्तों किसको? 21 को छोड़ दिया जाए, 20 एवं 21 को छोड़ दिया जाए दोस्तों, बाकी दोस्तों सभी आर्टिकल निलंबित हो जाते हैं। आर्टिकल 19 तो स्वतः निलंबित हो जाता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, गलत प्यारे दोस्तों। स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, भैया स्वतंत्रता का अधिकार देख रहे हैं क्या कह रहा है दोस्तों? निलंबित हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं। तो मेरे दोस्तों देख रहे हैं, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्यारे दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राष्ट्रीय आपात की स्थिति दौरान डॉट डॉट के तरह अधिकार स्वचालित रूप से, देख रहे हैं, ये देख रहे हैं स्वचालित मतलब स्वतः निलंबित हो जाता है। और आर्टिकल 19 किसमें है दोस्तों? तो आपको अच्छे से पता है, ये स्वतंत्रता के अधिकार का पार्ट है। किसका? स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार का पार्ट है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना। क्या है दोस्तों? ये स्वतंत्रता का अधिकार का पार्ट है मेरे प्यारे। तो देख रहे हैं स्वतः निलंबित। तो मेरे दोस्तों प्रश्न वही है कि निम्न में से आपातकाल के दौरान कौन सा आर्टिकल स्वतः निलंबित हो जाता है? तो अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 किसका पार्ट है? स्वतंत्रता के अधिकार का पार्ट है। तो इस क्वेश्चन के बिहाफ पर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 21वां बहुत ही बेहतरीन सवाल है जो आपके सामने है दोस्तों। कौन सा प्राधिकरण या प्राधिकारी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करता है दोस्तों? बेहतरीन सा सवाल। भारत का चुनाव आयोग, उपराष्ट्रपति या उनकी अनुपस्थिति में लोकसभा के अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो मेरे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, जो चुनाव आयोग की बात किया जाए, चुनाव आयोग का जो उल्लेख है मेरे दोस्तों, चुनाव आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 324 में है। किसमें? 324 में है दोस्तों, ध्यान से समझना। और चुनाव आयोग किसका किसका चुनाव कराता है ये भी ध्यान में रखना। जो चुनाव आयोग है दोस्तों, राष्ट्रपति का चुनाव यही कंडक्ट कराता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव यही कंडक्ट कराता है दोस्तों, उपराष्ट्रपति का चुनाव यही कराएगा। लोकसभा का चुनाव दोस्तों चुनाव आयोग कंडक्ट कराता है। राज्यसभा का मेरे दोस्तों चुनाव ये भी चुनाव आयोग कराता है मेरे दोस्तों। और राज्य विधानसभा का जो चुनाव होता है, राज्य विधानसभा का जो चुनाव है ये भी चुनाव आयोग कंडक्ट कराता है। और विधान परिषद का भी जो चुनाव होता है दोस्तों, विधान परिषद का भी जो चुनाव होता है दोस्तों, ये भी चुनाव आयोग कराता है दोस्तों। तो देखिए इस क्वेश्चन के बिहाफ पर फर्स्ट इज द राइट आंसर होने वाला है दोस्तों। और एक बात और आपको बता दें, राष्ट्रपति एवं दोस्तों उपराष्ट्रपति के चुनाव में दोस्तों नोट डालकर लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपसे साझा कर रहा हूँ। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव में दोस्तों, उपराष्ट्रपति के चुनाव में मेरे प्यारे के चुनाव में जो पीठासीन अधिकारी होता है, कौन मेरे प्यारे? जो पीठासीन अधिकारी होता है, पीठासीन अधिकारी जो होता है मेरे दोस्तों ध्यान रखना,
अधिकारी जो होता है ये प्यारे भैया लोकसभा या मेरे दोस्तों राज्यसभा का महासचिव होता है। क्या होता है दोस्तों? महासचिव होता है मेरे प्यारे। ये भी आप नज़र में रखना दोस्तों। लोकसभा या राज्यसभा का जो महासचिव होता है दोस्तों वो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में पीठासीन अधिकारी होता है। लेकिन एक और अच्छी बात आपको बता दें, चुनाव तो प्यारे बच्चे चुनाव आयोग करा रहा, लेकिन राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति, ये भी नोट का दूसरा पॉइंट लिख लेना, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी मुद्दा यदि विवाद का कारण बनता है दोस्तों तो आर्टिकल 71 अनुच्छेद 71 के तहत दोस्तों 71 के तहत इसकी जो प्रारंभिक सुनवाई होगी ये केवल और केवल कौन करेगा मेरे प्यारे? सुप्रीम कोर्ट करेगा। कौन करेगा मेरे दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट करता है। चुनाव आयोग करवा रहा है दोस्तों, लेकिन राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई मुद्दा विवाद का कारण बनता है तो इसकी प्रारंभिक जो सुनवाई है दोस्तों तो ध्यान रखना कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। और इस बात का उल्लेख कहाँ है? आर्टिकल 71 में है, अनुच्छेद 71 में है दोस्तों। तो ये पूरा का पूरा प्रोफार्मा आपके सामने है। लेकिन ध्यान ये रहे दोस्तों, पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव भी आगे प्रश्न होंगे पंचायती राज संस्थाओं से, तो वहाँ पर आपको बताऊँगा उनका चुनाव जो कराता है राज्य निर्वाचन आयोग कराता है दोस्तों। अगला प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ मेरे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 22वां प्रश्न बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न को थोड़ा सा आपको प्यारे दोस्तों थोड़ा मूव किया गया है, थोड़ा सा आपकी पकड़ से थोड़ा दूर किया गया है, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं आपकी तैयारी अच्छी है, प्रश्न को आसानी से आप टैकल कर ले जाएंगे क्योंकि आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही है इस समय। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोहरी परिसंकट के विरुद्ध सुरक्षा करता है दोस्तों? ध्यान में रखना, अनुच्छेद 14 की बात करें दोस्तों, ये तो विधि के समक्ष समानता की बात करता है, विधि के समक्ष समानता की बात करता है दोस्तों। समक्ष मेरे दोस्तों ध्यान रखना, विधि के समक्ष समानता की बात करता है, समानता यानी कि दोस्तों कानून सबके लिए बराबर की बात करता है। क्या मेरे प्यारे? कानून सबके लिए बराबर, कानून सबके लिए बराबर दोस्तों, सबके लिए बराबर की बात करता है दोस्तों, ध्यान में रखना। उसके बाद आर्टिकल 20 को भी स्किप करिएगा, यही आंसर्स भी सही है। अनुच्छेद 31 से तो प्यारे बच्चा निरसन चल रहा है, क्या है? निरसन है। लेकिन दोस्तों आज इसका आर्टिकल 31 वर्तमान में किस पोजीशन में है तो ध्यान रखना, इसमें यह दिया गया है जब तक सरकार भूमि का अधिग्रहण नहीं करती है, भूमि का अधिग्रहण नहीं करती है, अधिग्रहण नहीं करती है दोस्तों, अधिग्रहण नहीं करती है, भूमि का जो मालिकाना हक होगा, भूमि का मालिकाना जो हक है दोस्तों, मालिकाना हक भूखंड स्वामी का होगा। ये वर्तमान में बता रहा है कौन? आर्टिकल प्यारे बच्चा भूखंड स्वामी का होगा दोस्तों, ध्यान रखना, भूखंड स्वामी का होगा। ये वर्तमान में आर्टिकल 31 बता रहा है, जिसमें दोस्तों संपत्ति का अधिकार था दोस्तों, वो वर्तमान में निरसन है। जो वर्तमान में आर्टिकल 31 है किस फॉर्म में है, किस पोजीशन में है, किस रूप में है, उससे आपको मैंने अवगत करा दिया दोस्तों। अनुच्छेद 27 की अगर हम लोग बात करें, अनुच्छेद 27 में क्या है? सरकार, ध्यान रखना 27 की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर सरकार किसी एक धर्म को, किसी मेरे दोस्तों एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए मेरे दोस्तों ध्यान रखना, बढ़ावा देने के लिए टैक्स यानी कि कर के लिए बाध्य नहीं कर सकती। टैक्स मेरे दोस्तों यानी कर के लिए बाध्य नहीं कर सकती, कर के लिए बाध्य नहीं कर सकती दोस्तों, बाध्य नहीं कर सकती, ध्यान रखना, कर सकती, ध्यान रखना। अब जो आपके क्वेश्चन का जवाब होने वाला है इसमें छिपा हुआ है दोस्तों 20A, B और C दोस्तों, ध्यान रखना। 20A क्या कहता है? पहले तो आप ये ध्यान रखिए, अनुच्छेद 20 किसका उल्लेख करता है दोस्तों? तो ध्यान रखना, दंड के संदर्भ में संरक्षण का प्रावधान करता है। ये क्या करता है दोस्तों? दंड के संदर्भ में संरक्षण। लेकिन आर्टिकल 20 का ये क्या कहता है दोस्तों? ध्यान रखना, ये कह रहा कम से कम दंड का प्रावधान है, इसमें दंड का प्रावधान है दोस्तों, ध्यान में रखना। और बी में क्या है? दोहरे दंड से बचने का प्रावधान, दोहरे दंड से बचने का प्रावधान का उल्लेख करता है दोस्तों। और सी क्या कहता है? स्वयं के विरुद्ध मेरे दोस्तों, स्वयं के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता दोस्तों, ध्यान रखना।
नहीं किया जा सकता। ये लिखा गया दोस्तों, ध्यान में रखना है। यही दोहरे दंड से क्या कह रहा है, दोहरी परिसंकट दोस्तों। तो आर्टिकल 20 इज द राइट आंसर, 2 इज द राइट आंसर होने वाला है मेरे दोस्तों। इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। और आर्टिकल 20 दंड के संदर्भ में संरक्षण की बात करता है। तो दोस्तों दंड के संदर्भ में संरक्षण, ए में क्या है, कम से कम दंड का प्रावधान, बी में क्या है, दोहरे दंड से बचने का प्रावधान, और 20C में क्या है दोस्तों, तो स्वयं के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 23वां प्रश्न आपके सामने ला रहा हूं दोस्तों। बहुत ही बढ़िया सवाल है। एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होता रहेगा दोस्तों, और नई चीज़ें जो मिल रही हैं दोस्तों, उसको आप अपने कॉपी में लिखते चलिए दोस्तों। तब जाकर आप एग्ज़ाम से पहले एक बार रिवीजन करेंगे, अच्छा परफॉर्म करके आएंगे, इस बात का वादा है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है दोस्तों। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है मेरे दोस्तों, इसको आपको बता देना है मेरे भैया। भाग 9 में तो आप जानते हैं पंचायती राज संस्थाओं, यानी पंचायत का उल्लेख है। किसका, पंचायत का उल्लेख है भाग 9 में, यानी कि पंचायतों का कर सकते हो, पंचायतों का उल्लेख है दोस्तों। भाग 7 इस समय तो बच्चा निरस्त चल रहा है मेरे प्यारे, निरस्त है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना निरस्त है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखना है दोस्तों। और संविधान के भाग 4 की अगर हम लोग बात करें, भाग 4 में क्या है मेरे भैया, भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, 2 में क्या है नागरिकता, 3 में क्या है फंडामेंटल राइट्स, 4 में क्या है दोस्तों डीपीएसपी ना, राज्य के नीति निदेशक तत्व का उल्लेख है, राज्य के नीति निदेशक तत्व का उल्लेख है, नीति निदेशक तत्व का उल्लेख है दोस्तों, निदेशक तत्व का उल्लेख है मेरे प्यारे। आप जानते हैं दोस्तों 36 से 51 तक उल्लेखित है, कहाँ, आर्टिकल 36 से 51। तो बच गया कौन दोस्तों, 4 इज द राइट आंसर होने वाला है दोस्तों। देख लीजिए दोस्तों, राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित बात किया जा रहा है। भारतीय संविधान के भाग दोस्तों 14 में राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है। इसका सही आंसर है मेरे दोस्तों 4 इज द राइट आंसर। और किस भाग में क्या था सबसे आपको अवगत कराया गया दोस्तों। अगला सवाल मैं लेकर आ रहा हूं दोस्तों 24वें प्रश्न के रूप में। 24वां प्रश्न आपके सामने फ्लैश है दोस्तों, इसको अच्छे से पढ़िए, उसके बाद टेकल करिए। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए उपबंध है और विदेशियों के लिए नहीं है दोस्तों, ये आपको बताना है। धार्मिक मामलों का प्रतिबंध करने की स्वतंत्रता, जीवन और निजी स्वतंत्रता का संरक्षण, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समानता, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और कैद के विरुद्ध संरक्षण दोस्तों यहाँ पर नहीं है, ये बात कर रहा है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है और विदेशियों के लिए नहीं, यही आपसे बताना चाहता है। धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता, ये तो विदेशियों के लिए भी है दोस्तों, ये तो गलत हो जाएगा। जीवन और निजी स्वतंत्रता, ये भी प्यारे दोस्तों गलत हो जाएगा। सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समानता, ये प्यारे दोस्तों सही होने वाला है। ये केवल और केवल भारतीय नागरिकों को मिलेगा। किसको मिलेगा दोस्तों, भारतीय नागरिकों को मिलता है, ये ध्यान में रखना है, ये भारतीय नागरिकों को मिलता है दोस्तों। और नागरिकता मेरे दोस्तों ध्यान रखना, नागरिकता क्या है दोस्तों, तो ध्यान रखना नागरिकता कहते किसे हैं, यह एक लीगल स्टेटस है, वैध प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति को दोस्तों सामाजिक, क्या दोस्तों, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। आर्थिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। राजनीतिक अधिकार उसको हम लोग कहते हैं प्यारे दोस्तों नागरिकता। तो दोस्तों ध्यान रहे, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में ये केवल और केवल भारतीयों को मिलेगा, ना कि विदेशियों का। 3 इज द राइट आंसर। ये भी कुछ मामलों में गिरफ्तारी है तो हो सकती है विदेशियों को भी, ये भी गलत होगा दोस्तों। 3 इज द, यानी कि 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर मेरे दोस्तों 24, बहुत ही बढ़िया सवाल था, कॉन्सेप्ट बेस्ड आधारित प्रश्न था दोस्तों। और नागरिकता किसे कहते हैं दोस्तों, नागरिकता किसे कहते हैं अगर आपसे कोई पूछे तो बताना, नागरिकता एक लीगल स्टेटस है, वैध प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अधिकार क्या होते हैं, प्रदान किए जाते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने ला रहा हूँ दोस्तों 25वें प्रश्न के रूप में। 25वां प्रश्न आपके सामने है, इसको आप अच्छे से पढ़िए, उसके बाद टैकल करिए दोस्तों। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उन स्थितियों को सूचीबद्ध किया जहां अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति का प्रयोग उचित या अनुचित हो सकता है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। मेरे दोस्तों आर्टिकल 356 की बात किया गया है यहाँ पर।
अनुच्छेद 356 की अगर हम लोग बात करें, अनुच्छेद 356 की बात करें, 356 इसमें मेरे दोस्तों आपको अच्छे से पता है राष्ट्रपति शासन को परिभाषित किया गया है। राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है यहाँ पर, ध्यान में रखना मेरे दोस्तों, ध्यान ये रखना राष्ट्रपति शासन अगर लग गया दोस्तों तो संसद से आपसे बता चुका हूँ कि 2 माह के अंदर, कितना, 2 माह के अंदर सहमति लेना अनिवार्य है। ठीक है, अगर संसद सहमति दे देती है तो आगे 6 माह के लिए आप लिंग ऑन रख सकते हैं, और फिर आगे बढ़ाना है दोस्तों तो फिर 6 माह में आपको क्या लेना होगा, सहमति या स्वीकृति या अनुमोदन लेना अनिवार्य है। इस प्रकार अधिकतम समय अवधि का उल्लेख 1 वर्ष, 2 परिस्थितियों में 3 वर्ष, पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। अब यहाँ पर अच्छे से समझिएगा दोस्तों। अब मेरे दोस्तों आपको पहले ही बताया था कर्नाटक के एक मुख्यमंत्री थे, कर्नाटक के मेरे दोस्तों तात्कालिक सीएम थे दोस्तों, सीएम एस आर बोम्मई। ये देखो ये प्रश्न सही हो रहा है दोस्तों, देख रहे हैं, एस आर बोम्मई, एस आर मेरे दोस्तों बोम्मई साहब जो थे यही इस क्वेश्चन का सही आंसर भी होने वाला है। एस आर बोम्मई पर प्यारे दोस्तों कुशासन का आरोप लगाया गया। कुशासन का आरोप लगाते हुए दोस्तों इनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया और कर्नाटक में मेरे प्यारे दोस्तों क्या की गई, राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया और इनको समय भी नहीं दिया गया, फ्लोर टेस्ट का भी समय नहीं दिया गया। फ्लोर टेस्ट का मतलब ये होता है यदि सरकार अल्पमत में है दोस्तों तो फ्लोर टेस्ट का मतलब उसको विश्वास प्रस्ताव लाने का समय भी नहीं दिया गया। ये नहीं कराया गया कि आप सिद्ध करिए, विधानसभा में आइए और बताइए आपके पास पूर्ण बहुमत है या नहीं है। बिना किसी आरोप और भी कुशासन का आरोप लगाते हुए दोस्तों और बिना फ्लोर टेस्ट का समय दिए हुए एस आर बोम्मई सरकार को बर्खास्त कर दिया गया, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया और रिट हुई दोस्तों। एस आर बोम्मई साहब ने रिट किया और इस प्यारे दोस्तों रिट में ध्यान रखना मेरे प्यारे, इस रिट में देख रहे हैं राष्ट्रपति शासन का व्यापक प्यारे बच्चा विस्तार किया गया और ये बताया गया किसी भी राज्य सरकार को दोस्तों बिना आरोप लगाए, बिना फ्लोर टेस्ट का समय दिए इस तरह से बर्खास्त नहीं किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होने वाला है मेरे दोस्तों एस आर बोम्मई होने वाला है। मेनका गांधी जो वाद था 1978 का वाद है दोस्तों। इनका पासपोर्ट जब्त हो गया था, क्या दोस्तों, आगे प्रश्न इनके बारे में होगा। पासपोर्ट इनका जब्त हो गया था दोस्तों। अब पासपोर्ट एक ऐसा दस्तावेज है जिसके बिना आप विदेश का भ्रमण नहीं कर सकते। तो दोस्तों आप विदेश का भ्रमण नहीं कर सकते तो आप जी नहीं, यानी कि आपके जीवन पर किसी प्रकार की कोई हानिकारक कटौती नहीं होगी। अब जीवन का जो अधिकार है आर्टिकल 21 का पार्ट है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। आर्टिकल प्यारे बच्चा 21 को व्यापक विस्तार किया गया किसमें दोस्तों, मेनका गांधीवाद में। यदि कोई पासपोर्ट, किसी भी व्यक्ति का पासपोर्ट अगर जब्त कर लिया जाएगा, अगर वो विदेश घूमने नहीं जा पाएगा तो इसका मतलब वो जी भी नहीं पाएगा। आर्टिकल 21 को प्यारे दोस्तों व्यापक विस्तार किया हमारी न्यायपालिका ने दोस्तों, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये तो मेनका गांधीवाद हुआ। मिनर्वा मिल्स वाद में दोस्तों क्या हुआ था, मिनर्वा मिल्स वाद में ये कहा गया कि ना तो डीपीएसपी बड़ा है, ना तो प्यारे बच्चा मौलिक अधिकार बड़ा है, बल्कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं दोस्तों, पूरक हैं दोस्तों। ये बात की गई मिनर्वा मिल्स में। अब केशवानंद भारती कौन नहीं जानता दोस्तों, 1973 का वाद है। केशवानंद भारती वाद में हमारी न्यायपालिका ने प्रियम्बल को, उद्देशिका को, प्रस्तावना को दोस्तों संविधान का पार्ट मानने से, भाग मानने से इनकार कर दिया और भाग मान लिया, क्योंकि वेणुवाड़ी वाद में नहीं माना था। तो इस वाद में ये कहा कि नहीं, हमारी जो प्रस्तावना है, हमारी जो उद्देशिका है, हमारी जो प्यारे बच्चा प्रियम्बल है, ये संविधान का भाग है और इसमें अमेंडमेंट किया भी जा सकता है, लेकिन इसके जो बेसिक स्ट्रक्चर हैं, मूल सिद्धांत हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जिसे बुनियादी ढांचे का सिद्धांत कहा गया दोस्तों। तो ये चारों बात, लेकिन जो सही आंसर दूसरा इज द राइट आंसर। बेहतरीन सा सवाल आपके सामने और चारों बात के संदर्भ में आपको अवगत कराया हूँ दोस्तों। अगला सवाल नेक्स्ट 26वां प्रश्न आप देखिए, बेहतरीन सा प्रश्न है, अच्छा सा प्रश्न है। विशेष परिस्थितियों में निरुद्ध किए गए एक व्यक्ति को दिनों में यह सूचित किया जाना चाहिए कि उसे निरुद्ध किए जाने के आदेश का आधार क्या है। वाह, यदि किसी व्यक्ति पर किसी प्रकार का कोई अपराध लगा है तो कितने दिन में दोस्तों इसको आपको बताना अनिवार्य है, ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ध्यान रहे दोस्तों, अगर दोस्तों साधारण परिस्थितियों में, यानी कि सामान्य परिस्थितियों में दोस्तों ध्यान रखना, सामान्य परिस्थितियों में दोस्तों, सामान्य परिस्थितियों में इसको तो 5 दिन के अंदर, कितना दोस्तों, 5 दिन के अंदर बताना अनिवार्य है।
लेकिन स्थितियां अगर सामान्य है तो, साधारण है तो 5 दिन के अंदर दोस्तों जो उस पर दोष सिद्ध लगा है उसके आधार को बताना अनिवार्य। लेकिन यहाँ पर एक शब्द लगा है विशेष परिस्थितियों में दोस्तों, और ध्यान ये रखना अगर विशेष परिस्थिति जुड़कर आ गया, विशेष परिस्थितियों में दोस्तों ध्यान रखना, विशेष परिस्थितियों में इसे दोस्तों 15 दिन के अंदर, कितना, 15 दिन के अंदर बताना अनिवार्य है। तो इस क्वेश्चन के बिहाफ पर 2 इज द राइट आंसर होने वाला है दोस्तों। लेकिन यही सवाल कुछ इस प्रकार होता, विशेष परिस्थिति ना होती तो आंसर 5 दिन इसका यानी कि होगा दोस्तों, ये भी ध्यान में रखना। सामान्य परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को, प्यारे बच्चा देख रहे हैं, निरुद्ध किए जाने के आदेशों का आधार कितना, 5 दिन में अवगत कराना होगा, लेकिन विशेष परिस्थितियों में 15 दिन में अवगत कराना होगा। तो इस क्वेश्चन के बिहाफ पर 2 इज द राइट आंसर है दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने ला रहा हूं, 27वां प्रश्न है, बेहतरीन सा प्रश्न है दोस्तों, इसको आप एक बार देखिए अच्छे से, उसके बाद टैकल करिए। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार विवाह और तलाक के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है मेरे दोस्तों? केवल भारतीय संसद के पास, भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पास, केवल राज्य विधायिका के पास, संसद और राज्य विधायिका दोनों मेरे दोस्तों। फिर से आपको बताना चाहता हूँ वही 7वीं अनुसूची जो पहले भी बता चुका हूँ। 7वीं अनुसूची मेरे दोस्तों 3 बातों का उल्लेख करता है, पहले भी बता दिया दोस्तों। ये देखिए, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची दोस्तों, संघ सूची, और दोस्तों दूसरा राज्य सूची, राज्य सूची, और तीसरा मेरे दोस्तों समवर्ती सूची का उल्लेख है। किसका मेरे प्यारे? समवर्ती सूची का क्या है मेरे प्यारे? उल्लेख है। इसमें मेरे दोस्तों 100 विषय हैं। इसमें कितने हैं मेरे दोस्तों? तो ध्यान रखना 52 विषय हैं। इसमें कितने हैं? तो 61 विषय हैं दोस्तों। और बात कह रहा है विवाह और तलाक। विवाह और तलाक मेरे दोस्तों समवर्ती सूची का पार्ट है। किसका दोस्तों? विवाह एवं जो तलाक है तो मेरे प्यारे समवर्ती सूची का पार्ट है। आप अच्छी तरह जानते हैं समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर दोनों सरकार मिलकर कानून बनाती हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के बिहाफ पर संसद और राज्य विधायिका दोनों प्यारे दोस्तों कानून बनाएंगे, क्योंकि समवर्ती सूची का पार्ट है। समवर्ती सूची में दोनों सरकार मिलकर कानून बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन के बिहाफ पर 4 इज द राइट आंसर होने वाला है, क्योंकि संसद और राज्य विधायिका दोनों मिलकर प्यारे दोस्तों कानून बनाएंगी दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने ला रहा हूँ, बेहतरीन सा सवाल था दोस्तों। नेक्स्ट 28वां बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, देख लीजिए इसको। सर्वोच्च न्यायालय ने डांट के मामले में कहा कि अदालत का प्रयास न्यायिक निर्णय प्रक्रिया के माध्यम से मौलिक अधिकारों के दायरे और पहुंच के अर्थ और महत्व को कम करने का नहीं, बल्कि उसको बढ़ावा देने का होना चाहिए। वाह भाई वाह, क्या गजब का सवाल है। वामन राव बनाम भारतीय संघ, मेनका गांधी बनाम भारत संघ, द्वारका प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश, A.K. गोपाल यानी कि गोपालन बनाम मद्रास राज्य। देख रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय ने डांट के मामले में कहा कि अदालत का प्रयास न्यायिक निर्णय प्रक्रिया के माध्यम से मौलिक अधिकारों के, वाह भाई वाह, मौलिक अधिकारों के दायरे में पहुंच के अर्थ और महत्व को कम करने का नहीं, बल्कि बढ़ावा। अभी थोड़ी देर पहले बताया था दोस्तों, अनुच्छेद जो 21 है मेरे प्यारे दोस्तों, विशेष ध्यान रखना, आर्टिकल 21 जीवन के अधिकार की बात करता है, जीवन के अधिकार की बात करता है। लेकिन किताबी लैंग्वेज अगर देखा जाए तो इसमें लिखा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। किसकी दोस्तों? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है मेरे प्यारे, ध्यान में रखना, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है कौन? आर्टिकल 21। अब जब दोस्तों वर्ष 1978 में आपको बताया था मेनका गांधी का जब पासपोर्ट जब्त हुआ था दोस्तों, मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त हो गया दोस्तों, क्या? पासपोर्ट जब्त कर लिया गया। और जब पासपोर्ट जब्त कर लिया गया तो पहले भी बता चुके, पासपोर्ट एक ऐसा दस्तावेज होता है मेरे दोस्तों जिसके बिना कोई भी व्यक्ति विदेश का दौरा नहीं कर सकता है। और इसमें यह कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति विदेश का दौरा नहीं कर सकता, विदेश घूम नहीं सकता, तो जीवित भी नहीं रह सकता। देखो हमारी न्यायपालिका ने आर्टिकल 21 का व्यापक विस्तार यहाँ पर किया दोस्तों, बहुत जमकर इसका विस्तार किया। किसका? आर्टिकल 21 का दोस्तों विस्तार किया गया है। यही सवाल प्रश्न पूछा गया दोस्तों। इस क्वेश्चन के बिहाफ पर 2 इज द राइट आंसर होने वाला दोस्तों। बहुत ही शानदार प्रश्न था दोस्तों, ध्यान में रखना, क्योंकि सीधा लिखा गया दोस्तों, देख रहे हैं, मौलिक अधिकारों के दायरे और पहुंच के अर्थ और महत्व को कम करने का नहीं, बल्कि उसके बढ़ावा देना होना चाहिए, ये कहा गया दोस्तों मेनका गांधीवाद में। आर्टिकल 21 को दोस्तों खूब विस्तारित किया गया। आर्टिकल 21 में दोस्तों शुद्ध पेयजल, शुद्ध वातावरण, किसी का पासपोर्ट यानी कि देश विदेश का भ्रमण, इन सब को जोड़ा गया और आर्टिकल 21 का व्यापक विस्तार किया गया। इस क्वेश्चन के बिहाफ पर मेरे दोस्तों आप अच्छे से ध्यान रखना,
2 इज द राइट आंसर होने वाला है मेरे प्यारे। अगला सवाल नेक्स्ट। संविधान सभा में किसने कहा कि लोकमत पर आश्रित सरकार अपने नीति निर्माण में शायद ही निर्देशक तत्वों की अनदेखी कर सकती है? वाह, क्या लाजवाब सवाल है दोस्तों, बेहतरीन सा प्रश्न। आपको मैं बता देना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, भाग अगर 4 की बात करें, भाग 4 में डीपीएसपी का उल्लेख है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है दोस्तों, जिसका उल्लेख आपको अच्छे से पता है। अनुच्छेद मेरे दोस्तों 36 से 51 तक है। और ध्यान ये रखना दोस्तों, डीपीएसपी का वायलेशन होने पर, डीपीएसपी का मेरे दोस्तों, डीपीएसपी का उल्लंघन होने पर मेरे दोस्तों ध्यान रखना, उल्लंघन होने पर न्यायालय में दोस्तों ध्यान रखना, न्यायालय में दंड का प्रावधान नहीं है दोस्तों, दंड का प्रावधान नहीं है, या न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है दोस्तों, परिवर्तनीय वाद योग्य, परिवर्तनीय लिखिएगा दोस्तों, ऑब्लिक वाद योग्य लिख लेना, वाद योग्य ऑब्लिक लगा के लिख लेना, अपीलीय नहीं है दोस्तों, क्या नहीं है? अपीलीय नहीं है, अपीलीय नहीं है दोस्तों, ध्यान में रखना, नहीं है मेरे दोस्तों। डीपीएसपी का वायलेशन होने पर, उल्लंघन होने पर मेरे दोस्तों ध्यान में रखना, ये न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, न्यायालय में अपीलीय नहीं है, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। कहने का मतलब डीपीएसपी के वायलेशन होने पर हम न्यायपालिका में रिट नहीं कर सकते हैं दोस्तों, ये कहा गया दोस्तों। अब जब डीपीएसपी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, वाद योग्य नहीं है, परिवर्तनीय नहीं है, अपीलीय नहीं है, तो संविधान निर्माताओं में पुरजोर बहस हुई थी दोस्तों इस बात को लेकर, जो डीपीएसपी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। तो बीच बचाव में कौन आते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब आते हैं। उन्होंने कहा कि डीपीएसपी न्यायालय में परिवर्तनीय भले ही नहीं है, लेकिन राज्य अपने नीतियों में डीपीएसपी पर जितना अच्छा कार्य करेगी, उनके कार्यों का मूल्यांकन आगामी 5 वर्षों में जनता अपने मतों के माध्यम से करेगी, अपने वोटों के माध्यम से करेगी। तो ध्यान ये रखना, यदि किसी राज्य सरकार की नीतियों से जनता खुश होगी, उनकी डीपीएसपी जो उनको नीतियां बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं, अगर कोई राज्य सरकार जितना अच्छा अपनी नीतियों पर कार्य करेगी, उनके कार्यों का मूल्यांकन जनता आगामी 5 वर्षों में करेगी। अगर उनकी नीतियों से संतुष्ट रहेगी, उनको पुनः सत्ता में लाएगी, अगर उनकी नीतियों से असंतुष्ट रहेगी दोस्तों, उनको सत्ता से बाहर कर देगी। तो ये किसने कहा दोस्तों? तो आप बता देना, बी.आर. अम्बेडकर साहब। इनको संविधान का जनक, जननी एवं आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। तो दोस्तों और आप बता दें, के.वी. राव साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक एवं जननी दोनों कहा था, फादर एंड मदर टू, जनक एवं जननी कहा था दोस्तों, ये भी ध्यान में रखना, फादर एंड मदर टू किसने कहा था? के.वी. राव साहब ने कहा था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, बी.आर. अम्बेडकर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, तीसवां प्रश्न आपके सामने है, बहुत अच्छा सा प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न को आप देखिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के 29 कार्यात्मक मदों से संबंधित है दोस्तों? बहुत ही अच्छा सवाल है मेरे प्यारे। इस सवाल को आप अच्छे से एक बार देखिए, उसके बाद आप टैकल करिए मेरे दोस्तों। इस सवाल को आप बहुत अच्छे से देखिएगा मेरे प्यारे, बहुत ही बढ़िया सवाल है ये जो आपके सामने है दोस्तों। शानदार सा प्रश्न है दोस्तों, इसको आप अच्छे से टैकल करिए, उसके बाद इसका आंसर दीजिए दोस्तों। बहुत ही बढ़िया सवाल है जो आपके सामने। एनटीपीसी में भी ये प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों, ध्यान में रखना, एनटीपीसी में ये प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है दोस्तों, ठीक है भैया। डी ध्यान रखना दोस्तों, तो सीटों के आरक्षण की बात करता है, पंचायती राज में सीटों का आरक्षण की बात करता है, सीटों का आरक्षण। और दोस्तों ये देखिए, जो 29 कार्य हैं, 29 कार्यों के कार्यों का उल्लेख किसमें है दोस्तों? डी में है दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखना। 243 के में क्या है दोस्तों? के। देखो एनटीपीसी में यहाँ से भी प्रश्न बने थे दोस्तों, इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखना। के में क्या है? राज्य चुनाव आयोग की स्थापना है दोस्तों, ध्यान रखना। के में क्या है? तो विशेष ध्यान रखना दोस्तों, राज्य चुनाव आयोग, राज्य, क्योंकि दोस्तों पंचायती राज चुनाव कौन कराता है? तो राज्य चुनाव आयोग। राज्य चुनाव आयोग की स्थापना का उल्लेख है दोस्तों, इसमें स्थापना का उल्लेख है प्यारे, और विशेष ध्यान रखना। और 243 ओ में क्या है दोस्तों? तो न्यायपालिका पंचायती राज संस्थाओं के
चुनाव में हस्तक्षेप नहीं करेगी दोस्तों, संस्थाओं के चुनाव में हस्तक्षेप नहीं करेगी, चुनाव में हस्तक्षेप नहीं करेगी दोस्तों, हस्तक्षेप क्या करेगी, नहीं करेगी, हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसका उल्लेख है प्यारे दोस्तों कहाँ, 243 में। तो देख लीजिए 243 में सीटों का आरक्षण की बात की गई है। 243 में दोस्तों कार्यों का उल्लेख है, यही प्रश्न भी पूछा गया है। 2 इज द राइट आंसर। राज्य चुनाव आयोग की स्थापना को उल्लेख दोस्तों के में है। ओ में दोस्तों न्यायपालिका पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में हस्तक्षेप नहीं करेगी, 243 में है दोस्तों, विशेष ध्यान रखना। और ये 73वें अमेंडमेंट द्वारा दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन ये कब हुआ था दोस्तों, तो आपको अच्छे से पता है 1992 में हुआ था। और जो लागू हुआ था दोस्तों 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। इसीलिए प्रत्येक 24 अप्रैल को, इसीलिए प्रत्येक प्यारे बच्चे 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। पंचायती राज दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं दोस्तों, इसको भी नज़र में रखना है। इसी के तहत दोस्तों भारतीय संविधान में दोस्तों भाग अगर आपको पता हो और दोस्तों अनुसूची पता हो, अनुसूची और दोस्तों अनुच्छेद तीनों की बात मैं कर ले रहा हूँ। भाग प्यारे दोस्तों भाग 9 और अनुसूची 11 और अनुच्छेद प्यारे दोस्तों 243 से 243 ओ तक प्यारे दोस्तों ऐड किया गया था। इसको भी आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। उसी में दोस्तों जो 29 कार्य हैं, और अच्छे से आप ध्यान रखना, इसमें दोस्तों 29 कार्य हैं। इस 29 कार्यों का या 29 विषय हैं दोस्तों, 29 विषय हैं, इनका उल्लेख किस में है, तो 243 जी में है दोस्तों। यही प्रश्न पूछा गया था, बहुत ही बढ़िया सवाल था। और एनटीपीसी का जो पेपर हुआ लगातार ये प्रश्न बने हैं दोस्तों। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने, वाह बेहतरीन सा सवाल है दोस्तों। ये ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम मामला के मुद्दे से संबंधित था। बेहतरीन सा सवाल मेरे दोस्तों, ध्यान रखना इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होने वाला है फुटपाथ पर रहने वाले व्यक्तियों के अधिकार से संबंधित है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, बॉम्बे नगर निगम को ये कहा गया दोस्तों, यानी कि बॉम्बे नगर निगम यानी कि मुंबई प्यारे बच्चे नगर पालिका को, नगर निगम को दोस्तों, ये प्यारे दोस्तों हमारी न्यायपालिका ने ये कहा कि दोस्तों जो फुटपाथ पर, किस पर दोस्तों, फुटपाथ पर रहने वाले जो व्यक्ति हैं दोस्तों, उनकी झोपड़ियों को रहने वाले व्यक्तियों के झोपड़ियों को दोस्तों क्या किया जाए, झोपड़ियों को उजाड़ा ना जाए दोस्तों। और जब तक ना उजाड़ा जाए, जब तक उनके लिए कोई वैकल्पिक प्यारे बच्चा व्यवस्था ना कर दी जाए। किसकी? वैकल्पिक। बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए हुए दोस्तों फुटपाथ पर रहने वाले जो भी लोग हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, उनकी झुग्गी झोपड़ियों को नष्ट ना किया जाए, बिना वैकल्पिक प्यारे बच्चा रास्ते को हल किए हुए दोस्तों। जब तक कोई वैकल्पिक प्यारे दोस्तों सुझाव नहीं मिल जाता है, कोई वैकल्पिक प्रावधान नहीं किया जा सकता, उसके बाद ही दोस्तों इनकी झुग्गी झोपड़ियों को उजाड़ा जाए। इससे संबंधित था दोस्तों ओल्गा टेलिस बनाम। बहुत ही बेहतरीन सवाल था, क्वेश्चन नंबर 31। तो ध्यान रखना दोस्तों, फुटपाथ पर रहने वाले ऐसे व्यक्ति जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, जब तक उनके लिए किसी वैकल्पिक प्यारे बच्चा व्यवस्था नहीं की जाएगी, उसके बाद ही उनके झोपड़ियों को उजाड़ा जाएगा, उसके पहले नहीं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ला रहा हूँ, बेहतरीन सा सवाल था प्यारे। 32वां प्रश्न आ रहा है। वाह भाई वाह, बेहतरीन सा सवाल है ये भी। दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में निर्वाचन सुधारों पर एक समिति का प्यारे बच्चा गठन किया गया था। तो मेरे दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस समिति का जो संबंध है निर्वाचन आयोग से संबंधित है। किससे दोस्तों? निर्वाचन आयोग से संबंधित है मेरे दोस्तों इस समिति का संदर्भ। और दोस्तों आपको ये भी बता दें, निर्वाचन आयोग जो था दोस्तों प्रारंभ में दोस्तों एक सदस्यीय संस्था थी। क्या थी दोस्तों? एक सदस्यीय संस्था थी। क्या थी? एक सदस्यीय संस्था थी दोस्तों, सदस्यीय संस्था थी। लेकिन मैं ये भी बता दूं दोस्तों, संस्था थी। वर्ष 1975 में दोस्तों, 1975 में एक समिति बनी जिसका नाम था दोस्तों तारकुंडे समिति। क्या नाम था? तारकुंडे समिति दोस्तों। इस तारकुंडे समिति ने सबसे पहले चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय संस्था बनाने की सिफारिश की थी। इसी तारकुंडे समिति के सुझाव पर 1989 ईस्वी में मेरे दोस्तों ध्यान रखना, चुनाव आयोग को पहली बार मेरे प्यारे बहुसदस्यीय संस्था बनाया गया था। क्या? बहुसदस्यीय
संस्था बनाया गया था पहली बार इसी तारकुंडे समिति की सिफारिश पर। कब? 1989 में। लेकिन दोस्तों ध्यान ये रहे 1990 में एक राष्ट्रपति प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर, जिसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति आदेश पत्र पर, राष्ट्रपति आदेश पत्र पर, जिसको हम लोग कहते हैं प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, इसी राष्ट्रपति आदेश पत्र पर मेरे दोस्तों ध्यान रखना तारकुंडे समिति की सुझाव पर जो चुनाव आयोग बहुसदस्यीय संस्था बनी थी दोस्तों, इसको पुनः एक सदस्यीय संस्था बना दिया गया। क्योंकि दोस्तों बहुसदस्यीय संस्था को समाप्त करके पुनः से एक सदस्यीय संस्था बना दिया गया था दोस्तों। लेकिन ध्यान ये रहे वर्ष 1950 ईस्वी में मेरे प्यारे, वर्ष 1990 ईस्वी में दिनेश गोस्वामी समिति के सुझाव पर गोस्वामी समिति का गठन हुआ। गोस्वामी समिति ने पुनः चुनाव आयोग को मेरे प्यारे बहुसदस्यीय संस्था बनाने की सिफारिश की और इसी गोस्वामी समिति की सिफारिश पर वर्ष 1993 ईस्वी में चुनाव आयोग प्यारे दोस्तों बहुसदस्यीय संस्था बनाया गया, जो वर्तमान में भी दोस्तों मेरा चुनाव आयोग बहुसदस्यीय संस्था है, जिसमें दोस्तों चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं श्री ज्ञानेश कुमार साहब हैं और दो अन्य कमिश्नर जो हैं दोस्तों चुनाव आयुक्त, एक सुखबीर सिंह संधू हैं दोस्तों और दूसरे का नाम आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों, विशेष ध्यान रखना। ठीक है भैया, ये ध्यान रखना। अगर आपसे पूछा जाए चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय संस्था बनाने की सिफारिश सबसे पहले किसने की, तो भैया मैं आपको बता दूंगा तारकुंडे समिति ने की थी। और तारकुंडे समिति के सुझाव पर सबसे पहले 1989 में चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय संस्था बनाया गया। लेकिन एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में दोस्तों चुनाव आयोग जो बहुसदस्यीय संस्था थी इसको समाप्त करके पुनः एक सदस्यीय संस्था बनाया गया। और जब यही 1990 में पुनः से प्यारे दोस्तों एक सदस्यीय संस्था बनाई गई थी, यहीं पर मेरे प्यारे BS रमा देवी का नाम आप याद होगा। BS रमा देवी चुनाव आयोग की पहली महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनी थी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनी थी, जो महिला कैंडिडेट हैं दोस्तों। तो प्रथम महिला BS रमा देवी, आज तक भारत के इतिहास में BS रमा देवी एकमात्र महिला सदस्य हैं जिनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन के बिहाफ पर दोस्तों आप सही कौन होगा? 1990। कौन होगा दोस्तों? 1990 में दोस्तों देख रहे हैं 1990 में गोस्वामी समिति का गठन हुआ और इसी गोस्वामी समिति की सिफारिश पर 1993 में चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय संस्था बनाया गया और वर्तमान में भी चुनाव आयोग मेरा जो है बहुसदस्यीय संस्था है मेरे दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 33वां जो प्रश्न है बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। भारतीय संविधान में किस संवैधानिक अधिनियम के 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा है मेरे दोस्तों? ध्यान में रखना जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों, बहुत सारे प्रावधान इसमें किए गए थे 44वें अमेंडमेंट के द्वारा। अच्छे से आपको पता होना चाहिए संपत्ति का जो अधिकार था, संपत्ति का जो अधिकार था मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा लिया गया था दोस्तों। मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाया गया था प्यारे, अधिकारों की श्रेणी से हटाया गया था। इसके और भी बहुत सारे प्रावधान हुए दोस्तों। और 97वां अमेंडमेंट का संबंध किससे ये बताना है आपको। 86वां संविधान संशोधन जो है प्यारे दोस्तों आप अच्छी तरह से जानते हैं, ये तो प्यारे दोस्तों शिक्षा की बात करता है। 86वां अमेंडमेंट 2002 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 2002 में हुआ था। प्रत्येक माता पिता का यह मौलिक कर्तव्य होगा कि अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है दोस्तों। इसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है दोस्तों, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यह है 42वां जो अमेंडमेंट हुआ है दोस्तों, इसको तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं दोस्तों, लघु संविधान के नाम से जानते हैं, लघु संविधान के नाम से जानते हैं दोस्तों, लघु संविधान के नाम से जानते हैं 42वें अमेंडमेंट को। और आपको ये भी पता होना चाहिए 42वां जो अमेंडमेंट हुआ था इंदिरा गांधी सरकार में हुआ था। किस में हुआ था दोस्तों? इंदिरा गांधी सरकार में हुआ था दोस्तों, ये ध्यान रखना। और भारतीय जो मूल संविधान था दोस्तों, भारतीय मूल संविधान में मेरे दोस्तों ध्यान में रखना, भारतीय मूल संविधान में मेरे दोस्तों ये देखिए मौलिक कर्तव्यों का कोई उल्लेख ही नहीं था, ये नील था दोस्तों, कोई चर्चा ही नहीं था। कहने का मतलब संविधान मेरा मौन था दोस्तों। लेकिन 42वें अमेंडमेंट के द्वारा सबसे पहले 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए।
क्या भैया 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए और पूछा जाता किस समिति की सिफारिश पर, LM सिंघवी, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिश पर, सिंघवी समिति की सिफारिश पर दोस्तों भारतीय संविधान में सबसे पहले 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। एक अच्छी बात आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, पूरा का पूरा 42 अमेंडमेंट 42वां संविधान संशोधन 1976 लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिश पर हुआ है। अब जब लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिश पर 42वां अमेंडमेंट पूरा का पूरा हुआ दोस्तों, उसी 42वें अमेंडमेंट के द्वारा भारतीय संविधान में आप देखिए पहली बार 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया और उसके बाद 86वें अमेंडमेंट के द्वारा 11वां जोड़ा गया, जिसमें दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान की बात करता है। इस प्रकार भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने, वर्तमान में मेरे प्यारे ध्यान रखना, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने प्यारे दोस्तों, 11 मौलिक प्यारे दोस्तों कर्तव्य हैं। कितने, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और मौलिक कर्तव्य जोड़ा किसके द्वारा गया दोस्तों, तो 42वां अमेंडमेंट। 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे बच्चा 33 इज द राइट आंसर होने वाला है मेरे दोस्तों। ध्यान से इसको समझिएगा मेरे प्यारे। अगला सवाल आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही बढ़िया सवाल है जो आपके, और दोस्तों अगर आपसे 97वां इसका अमेंडमेंट 97वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है दोस्तों, तो इसको मैं अगर जानकारी लेना चाहो तो ले सकते हो। सहकारी समितियों को दोस्तों, समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था दोस्तों, संवैधानिक दर्जा दिया गया था दोस्तों। ध्यान में रखना किसके द्वारा दोस्तों, 97वें के द्वारा। लेकिन इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33। अगला सवाल आपके सामने लेकर आ रहा हूं मेरे दोस्तों। नेक्स्ट 34वां प्रश्न है, बेहतरीन सा प्रश्न है दोस्तों। जो कोई भी डॉट से कम आयु की महिला को बहकाता है उसे अपहरण करने वाला कहा जाता है दोस्तों। एज पूछ रहा है दोस्तों, क्या पूछ रहा है दोस्तों, एज पूछ रहा है दोस्त। इसमें एज पूछ रहा है, इसको आप अच्छे से टैकल करिए मेरे दोस्तों। इसमें एज पूछ रहा है दोस्तों। मैं इसको अगर बताना चाहूँ तो BNS की एक धारा है 137 एवं 138 जो दोस्तों अपहरण और व्यापहरण, अपहरण एवं व्यापहरण को दर्शाता है दोस्तों, या व्यापहरण का प्रावधान है इसमें, प्रावधान। और BNS का फुल फॉर्म जो होता है दोस्तों भारतीय न्याय संहिता होता है। क्या होता है दोस्तों, BNS का जो फुल फॉर्म है भारतीय न्याय संहिता है दोस्तों। क्या है, भारतीय न्याय संहिता है। ये भी ध्यान में रखना। ये कानून कब आया था, तो 2023 में आया था दोस्तों, ध्यान रखना। इसलिए भारतीय न्याय संहिता 2023 के नाम से जाना जाता है। ये दोस्तों जो पारित हुआ था, या दोस्तों प्रस्तावित जो हुआ, प्रस्तावित लिख सकते हो पहले, जो प्रस्तावित हुआ था दोस्तों, प्रस्तावित जो हुआ 11 अगस्त को हुआ था दोस्तों। 11 अगस्त 2023 को प्रस्तावित हुआ दोस्तों, 2023 को ये प्रस्तावित हुआ। और लोकसभा से अगर पारित पूछा जाएगा दोस्तों, लोकसभा से पारित, तो ध्यान रखना 20 दिसंबर प्यारे बच्चा 2023 को लोकसभा से पारित होता है। और दोस्तों अगर आपसे ये पूछा जाए कि राज्यसभा से कब पारित हुआ था दोस्तों ये BNS, तो प्यारे दोस्तों बता देना BNS जो राज्यसभा से पारित हुआ 21 दिसंबर मेरे दोस्तों, 21 दिसंबर 2023 को पारित हुआ था। कब दोस्तों, 21 दिसंबर 2023 को पारित हुआ था दोस्तों। और राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जो हुआ था दोस्तों, राष्ट्रपति का जो हस्ताक्षर हुआ, ध्यान रखना 25 दिसंबर 2023 को हुआ था। कब दोस्तों, 25 दिसंबर 2023 का राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाता है इस पर। और 2 डेट और याद कर लेना दोस्तों, 23 फरवरी प्यारे 2024 को ये भारत सरकार के राजपत्र में दर्शाया गया, गजट में दर्शाया गया, अधिसूचित किया गया दोस्तों। और आपको ये भी पता है 1 जुलाई मेरे प्यारे 2024 को BNS संपूर्ण भारत में क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया दोस्तों। ये तिथि कभी मत भूलना दोस्तों। आगामी जो प्रश्न है UPSI का, यहाँ से एक प्रश्न बनना सुनिश्चित है दोस्तों, तिथियों से प्रश्न बनेगा दोस्तों। तो इसको बिल्कुल आप प्यारे बच्चा अपने जहन में रख लीजिएगा।
तो बीनस की धारा 137-138 में अपहरण एवं व्यपहरण का प्रावधान करता है। किसी व्यक्ति को दबाव पूर्वक, बलपूर्वक, बहकाकर, फुसलाकर प्यारे बच्चा जब हम ले जाते हैं उसका नाम है अपहरण। दोस्तों विशेष ध्यान रखना, यहाँ पर जो बात की गई दोस्तों मेल के लिए जो बात की गई है, मेल अगर 16 वर्ष से कम आयु का बच्चा है उसका अपहरण माना जाता है, और फीमेल की बात की गई है तो 18 वर्ष, क्या प्यारे दोस्तों 18 वर्ष। और बात फीमेल की पूछा गया दोस्तों, महिला का पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होने वाला है फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्योंकि प्यारे दोस्तों जब कोई भी डॉट डॉट से कम आयु की महिला, क्योंकि यहाँ महिला लिखा गया दोस्तों, फीमेल के लिए 18 वर्ष, मेल के लिए 16 वर्ष। दोस्तों कहने का मतलब पुरुष के लिए दोस्तों 16 वर्ष, महिला के लिए 18 वर्ष। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है 18 इज द राइट आंसर। कहने का मतलब फर्स्ट इज द राइट आंसर है। दोस्तों बढ़िया सवाल था। अगला प्रश्न आपके सामने लेकर आ रहा हूं दोस्तों, 35वां प्रश्न बेहतरीन सा सवाल है दोस्तों, इसको थोड़ा अच्छे से देखिएगा। डॉट डॉट के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश दिया गया कि किसी भी बच्चे को जेल में नहीं रखा जाना चाहिए और किशोर न्याय प्रणाली में एक रूपता लाने के लिए एक केंद्रीय कानून बनाया जाना चाहिए। शीला बरसे बनाम सचिव, बाल सहायता सोसाइटी यमन, 19 स्टूडेंट जेपी बनाम आंध्र प्रदेश, लक्ष्मीकांत पांडे प्यारे दोस्तों, और चौथा सरिता शर्मा बनाम सुनीता शर्मा। बेहतरीन सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर आपको देना है मेरे दोस्तों, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो, देख रही है यहाँ पर लगा भी हुआ है, इससे आप समझ सकते हैं फर्स्ट इज द राइट आंसर होने वाला है। दोस्तों ध्यान से समझिएगा दोस्तों, कहा गया डॉट डॉट के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि किसी भी बच्चे को जेल में नहीं रखा जाना चाहिए और किशोर न्याय प्रणाली में एक रूपता लाने के लिए एक केंद्रीय कानून बनाना चाहिए। ये किस वाद में कहा गया? तो शीला बरसे बनाम सचिव, बाल सहायता सोसाइटी एवं अन्य वाद में ये बात की गई। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है मेरे प्यारे? तो ध्यान रखना फर्स्ट इज द राइट आंसर, जिसका आंसर है दोस्तों पहला। क्वेश्चन नंबर 35 बेहतरीन सा सवाल था। किसी भी बच्चे को आप जेल में नहीं रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, नहीं रखा जाना चाहिए, और किशोर न्याय प्रणाली के तहत दोस्तों उनकी एकरूपता लाने के लिए केंद्रीय कानून प्यारे दोस्तों बनाया जाना चाहिए। ये किसमें कहा गया? तो पहला इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 36वां बेहतरीन सा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों ये भी। कोई व्यक्ति तब तक भ्रष्टाचार तक निवारण अधिनियम के तहत किसी भी अपराध की सुनवाई के लिए विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य होगा जब तक कि वह डॉट डॉट ना हो या रह चुका हो। दोस्तों कोई भी व्यक्ति तब तक भ्रष्टाचार तक निवारण अधिनियम के तहत किसी भी अपराध की सुनवाई, कहने का मतलब वो मजिस्ट्रेट नहीं हो सकता, किसी भी अपराध की सुनवाई नहीं कर सकता जब तक प्यारे बच्चा इस एक में से ना हो। यही पूछना चाहता दोस्तों। एक पुलिस आयुक्त, एक प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, एक सत्र न्यायाधीश, एक मुख्य प्यारे दोस्तों मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। बेहतरीन सा सवाल, शानदार सवाल, जानदार सवाल, आपके दिमाग को प्यारे बच्चा ब्रेन वॉश करने वाला ये सवाल है, माइंड पर जोर डालेगा दोस्तों ये। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, जो आप सोचेंगे नहीं, तीसरा इज द राइट आंसर। एक सत्र न्यायाधीश होना अनिवार्य है दोस्तों, तभी वो प्यारे दोस्तों किसी भी आपराधिक की सुनवाई के लिए प्यारे बच्चा विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य होगा जब तक वह एक सत्र का न्यायाधीश नहीं होगा। दोस्तों तो विशेष ध्यान रखना, उसको एक सत्र का न्यायाधीश होना अनिवार्य है। दोस्तों ध्यान रखना, हमारे यहाँ न्यायपालिका दोस्तों जो एकीकृत न्यायपालिका है, सबसे देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला एवं सत्र न्यायालय, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद प्यारे बच्चा सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है। ये हमारे भारत में दोस्तों एकीकृत न्यायपालिका का उल्लेख है। क्या दोस्तों? एकीकृत न्यायपालिका का उल्लेख है दोस्तों, एकीकृत न्यायपालिका का उल्लेख है। और भारत की जो न्यायपालिका है स्वतंत्र न्यायपालिका है दोस्तों। क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका है। इसको हमने कहाँ से लिया दोस्तों? न्यायपालिका, ये स्वतंत्र न्यायपालिका है, इसको हमने यूएसए के संविधान से अडॉप्ट किया है। कहाँ से दोस्तों? यूएसए के संविधान से इसको हमने अडॉप्ट किया है दोस्तों। तो तीसरा इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 36।
37वां बेहतरीन सा प्रश्न है आपके सामने है दोस्तों। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल संसद के द्वारा एक बार में 1 वर्ष के लिए कितनी बार बढ़ाया गया था? बेहतरीन, बहुत बेहतरीन दोस्तों, आप अच्छी तरह जानते हैं प्यारे। आपात की स्थिति में ध्यान रखना, आपात की स्थिति में दोस्तों, आपात की स्थिति में, आपात की स्थिति में दोस्तों, आपात की स्थिति में लोकसभा का जो कार्यकाल है मेरे दोस्तों, लोकसभा का कार्यकाल जो है 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। कार्यकाल 1 वर्ष दोस्तों, ध्यान रखना, 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। और दोस्तों 5वीं लोकसभा की बात की जा रही है। 5वीं लोकसभा का जो कार्यकाल था दोस्तों, 5वीं जो लोकसभा का कार्यकाल रहा, लोकसभा का कार्यकाल, 5वीं लोकसभा का जो कार्यकाल रहा मेरे दोस्तों, ध्यान रखना, कार्यकाल 1971 से दोस्तों, 1971 से 1977 के मध्य रहा, 1971 से 1977। और सरकार कौन रही दोस्तों? इंदिरा गांधी रही। कौन रहा दोस्तों? सरकार किसकी रही दोस्तों? इंदिरा गांधी की सरकार थी दोस्तों, ध्यान में रखना है। तो दोस्तों 1 वर्ष में कितनी बार बढ़ाया गया था? तो 2 बार बढ़ाया गया था। ये बहुत ही बढ़िया सवाल था दोस्तों। 1 बार में कितनी बार? 1 वर्ष में 2 बार बढ़ाया गया था दोस्तों। 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, लेकिन 2 बार बढ़ाया गया। ध्यान रखना, 5वीं लोकसभा का कार्यकाल भी आपके सामने है। आपात की स्थिति में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है दोस्तों, इसको भी आपको अपने दिमाग में रखना है। और अगर आपसे कोई पूछा जाए कि 5वीं लोकसभा के दोस्तों अध्यक्ष कौन थे, तो क्या बताओगे? 5वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? 5वीं लोकसभा के अध्यक्ष, 5वीं लोकसभा के अध्यक्ष, इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके साथ साझा कर रहा हूँ दोस्तों। गुरदयाल दोस्तों, गुरदयाल सिंह ढिल्लो थे दोस्तों 5वीं लोकसभा के अध्यक्ष दोस्तों। और वर्तमान में दोस्तों आपको पता है 18वीं लोकसभा हमारी कार्यरत है। कौन सी? 18वीं लोकसभा वर्तमान में कार्यरत है। और 18वीं लोकसभा के मेरे दोस्तों अध्यक्ष कौन है मेरे प्यारे? तो आप अच्छी तरह जानते हैं, ओम बिरला साहब हैं। कौन है? ओम बिरला साहब हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया गया था? प्रोटेम स्पीकर की अगर आपसे बात की जाए, प्रोटेम स्पीकर दोस्तों, तो महताब भरतरी साहब को बनाया गया था। किसको? महताब भरतरी साहब को दोस्तों, ध्यान रखना, भरतरी साहब थे प्रोटेम स्पीकर किसके? 18वीं लोकसभा के मेरे दोस्तों। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट 38वां प्रश्न आपके सामने है। बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है दोस्तों। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधायिका के वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है? बेहतरीन सा सवाल है मेरे दोस्तों, जो आपके सामने फ्लैश है दोस्तों। अगर इसकी हम लोग बात कर लें दोस्तों, तो 156 में दोस्तों राज्यपाल के कार्यकाल का उल्लेख है। राज्यपाल के दोस्तों कार्यकाल का उल्लेख है दोस्तों। किसका? कार्यकाल का उल्लेख है मेरे प्यारे, इसको आप नज़र में रखिएगा, उल्लेख है। और उसके बाद दोस्तों 370 तो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था दोस्तों। जम्मू कश्मीर को मेरे प्यारे ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दे रहा था। हालांकि ये समाप्त है दोस्तों, विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था 370 के तहत। 202 इज द राइट आंसर होने वाला है। और 366 में दोस्तों परिभाषाएँ दी गई हैं, परिभाषाएँ दी गई दोस्तों। और परिभाषाएँ जिसे आंग्ल भारतीय किसको कहेंगे दोस्तों? आंग्ल भारतीय किसे कहेंगे? एंग्लो इंडियन किसे कहेंगे दोस्तों? इसका उल्लेख आर्टिकल 366 में दोस्तों आंग्ल भारतीय। ऐसे दोस्तों ध्यान रखना, ऐसे पिता या दादा दोस्तों जो विदेशी हो लेकिन मम्मी अनिवार्य रूप से दोस्तों भारतीय हों, ऐसे संतानों को आंग्ल भारतीय कहा जाता है, जिसको अनुच्छेद 366 में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। 156 में राज्यपाल के कार्यकाल का उल्लेख है। 370 जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है दोस्तों। 202 इज द राइट आंसर दोस्तों। देखो राज्य विधायिका के वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है आर्टिकल 202। 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38। नेक्स्ट 39वां प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। 39वां जो प्रश्न है, ईवीएम चिप कार्ड में ई का क्या अर्थ है दोस्तों? इसको ध्यान से समझ लेना दोस्तों। ईवीएम जो है दोस्तों, ईवीएम ईएमबी है दोस्तों, ईएमबी दोस्तों ये है भुगतान प्रणाली है दोस्तों, भुगतान प्रणाली है दोस्तों, भुगतान प्रणाली है, भुगतान प्रणाली से संबंधित है दोस्तों, ध्यान रखना,
भुगतान प्रणाली से संबंधित है। ई का जो मतलब है दोस्तों यूरोपीय से है, किससे दोस्तों, ई का मतलब यूरोपीय से है, यूरोपीय से दोस्तों ध्यान रखना। और यम का मतलब दोस्तों मास्टर कार्ड से है, किससे दोस्तों, मास्टर कार्ड से है दोस्तों, ये भी ध्यान में रखना है। और वी से क्या मतलब है दोस्तों, वी से जो मतलब है दोस्तों, इससे मास्टर कार्ड, वी से मतलब जो दोस्तों है वीज़ा, वीज़ा से संबंधित है। ये भुगतान प्रणाली से संबंधित प्यारे दोस्तों EMB है। और ई का पूछा था दोस्तों, यूरोप इज़ द राइट आंसर। यम का अगर पूछा होता तो मास्टर कार्ड, वी का अगर पूछता दोस्तों तो वीज़ा इज़ द राइट आंसर होता। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, 40वां। राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष सहित कितने पूर्णकालिक सदस्य होते हैं दोस्तों, इसको आपको मैं बता देना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का जो गठन हुआ था दोस्तों, आयोग का जो गठन हुआ 2002 में हुआ था दोस्तों। और ये भी ध्यान रखना, राज्य मानवाधिकार अध्यक्ष दोस्तों, राज्य मानवाधिकार में अध्यक्ष एवं सदस्यों की जो अपॉइंटमेंट करता है दोस्तों, सदस्यों की जो नियुक्ति की जाती है, ये प्यारे दोस्तों संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। किसके द्वारा दोस्तों, संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। इनका जो कार्यकाल होता है, टेनियर होता है दोस्तों 3 वर्ष या 70 वर्ष आयु, 3 वर्ष या 70 वर्ष आयु दोनों में जो पहले हो दोस्तों, ये इनका टेनियर है। और एक अध्यक्ष के सहित दोस्तों, एक अध्यक्ष के सहित मेरे प्यारे 4 दोस्तों पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। इस क्वेश्चन के बिहाफ पर फर्स्ट इज द राइट आंसर होता है दोस्तों, एक अध्यक्ष होगा, एक अध्यक्ष होगा दोस्तों, और 4 मेरे दोस्तों पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, पूर्णकालिक सदस्य होते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन के बिहाफ पर फर्स्ट इज द राइट आंसर। और इनकी नियुक्ति कौन करता है मेरे प्यारे, तो राज्यपाल करता है। और इनका टेनियर जो कार्यकाल होता है 3 वर्ष से 70 वर्ष आए दोनों में जो पहले हो। और उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार का जो गठन हुआ था दोस्तों 2002 ईस्वी में हुआ था। तो इस प्रकार ये 40 प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके साथ साझा किया दोस्तों, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और अगले बृहस्पतिवार को फिर से रात को 8 बजे मिलूंगा ऐसे शानदार जानदार प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। धन्यवाद दोस्तों।